अध्याय 381 साधना की तैयारी। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। भाई शी, ये लाल ज्वाला महल लाल ज्वाला नगर के स्वामी ने बनवाया था। हम सभी यहाँ कार्य करके आध्यात्मिक पत्थर कमा रहे हैं, यू यी ने कहा। शी म्यू ने सिर हिलाया, लेकिन अचानक उसका ध्यान सफेद पत्थर के स्मारक के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी भीड़ पर गया। एक एक करके वे सब पत्थर की पट्टिका को घूर रहे थे, इशारा कर रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। समय समय पर कोई व्यक्ति टोकन जैसी कोई वस्तु निकालकर स्मारक के सामने रखता। जैसे ही टोकन स्मारक के सामने आता, एक सफेद रोशनी की किरण निकलती और टोकन पर चमकती हुई उसके साथ मिल जाती। यू यी ने शी म्यू को पत्थर के स्मारक के चारों ओर से हॉल की ओर ले गया। हॉल के अंदर छोटे छोटे कमरे थे और हर कमरा भरा हुआ था। एक कमरे में लाल चोगा पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी ने यू यी का ध्यान खींचा। वह एक मेज के पीछे एक स्क्रॉल पकड़े बैठा था और पढ़ने में इतना डूबा हुआ था मानो उसके आसपास की पूरी दुनिया ही विलीन हो गई हो। यू यी मुस्कुराया और विनम्रता से उनका अभिवादन किया। डीकन वान, ओह ये तुम हो। अग्नि अयस्क की तुम्हारी खोज कैसी चल रही है? मत भूलना, आज अपॉइंटमेंट की आखिरी तारीख है। लाल चोगा पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने लापरवाही से अपने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी। आदरणीय डीकन वान का अनुरोध अनदेखा नहीं किया जाएगा, यू यी ने हाथ हिलाते हुए कहा। तुरंत लाल क्रिस्टल के 7-8 टुकड़े मेज पर प्रकट हो गए। यह एक पारभासी क्रिस्टल लग रहा था जिसके बीच में एक लंबा निशान था और जो एक चमकदार लाल रोशनी से चमक रहा था। लाल वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मेज पर रखे क्रिस्टलों को देखा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। शी म्यू घर के बाहर खड़ा था, क्योंकि वह यू यी के साथ अंदर नहीं आया था। उसकी भटकती नजर एक खास कमरे पर पड़ी। इस विशेष कमरे में एक छोटा लकड़ी का बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था सेलेस्टियल फायर रेजिडेंसी। आसपास के दूसरे छोटे कमरे भी बिल्कुल वैसे ही थे, जिनमें कम से कम एक व्यक्ति पहरा दे रहा था। हर कमरे पर एक लकड़ी का बोर्ड टंगा था, लेकिन उस पर अलग अलग शब्द लिखे थे, जैसे डस्क आर्मरी या कॉपर हॉल। शी म्यू को पहले देखी गई पत्थर की पट्टियाएं याद आ गईं और उसे एहसास हुआ कि ज्यादातर उच्च पद के काम इन्हीं दुकानों से दिए जाते थे। इसके अलावा दुकानों की सुरक्षा के लिए विशेष कर्मचारी तैनात रहते थे। ऐसा दूसरे शहरों और कस्बों में शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। यू यी और लाल चोगा पहने अधेड़ उम्र का आदमी एक दूसरे से काफी परिचित लग रहे थे। काफी देर तक बातचीत करने के बाद आखिरकार वे दोनों साथ साथ कमरे से बाहर निकल गए। भाई शी को इतने लंबे समय तक इंतजार कराने के लिए क्षमा करें, यू यी ने माफी मांगते हुए शी म्यू का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। चिंता मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यू यी के उसका हाथ पकड़ने से पहले ही शी म्यू ने इशारा किया। भाई शी, ये लाल ज्वाला महल के प्रमुख वाणिज्य कक्ष हैं। दुकानें और हथियार बनाने वाले यहाँ विभिन्न कार्य सौंपते हैं, जिन्हें शिष्य जीविका कमाने के लिए करते हैं। अगर भाई शी यहाँ रहना चाहते हैं तो आप कुछ मिशन स्वीकार कर सकते हैं और संसाधनों के बदले स्पिरिट स्टोन कमा सकते हैं, यू यी ने शी म्यू को महल दिखाते हुए कहा। शिमू ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी निगाह मुख्य हॉल के केंद्र में स्थित पत्थर के स्मारक पर केंद्रित थी। शी म्यू यहाँ काम निपटाने नहीं आएगा। उसकी क्षमता के साथ उन स्पिरिट स्टोन्स को कमाना आसान नहीं होगा, कई ने अचानक कहा, जो शी म्यू के पास खड़ा था। तुम सही हो, यह अभी भाई शी की ताकत के लायक नहीं होगा, यू यी ने जल्दी से जवाब दिया। भाई यू, कई की बकवास मत सुनो। मुझे लगता है कि ये मिशन स्पिरिट स्टोन कमाने का एक अच्छा तरीका होंगे। अगर मैं सचमुच रेड फ्लेम पैलेस में लंबे समय तक रहने का फैसला करता हूँ तो मैं इस पर जरूर विचार करूंगा, शी म्यू ने कई को घूरते हुए कहा। सच कहूँ तो डार्क मून डिसाइप छोड़ने के बाद मैं मुख्य भूमि से अपरिचित था, और साधना के लिए संसाधन अर्जित करने में मदद करने वाला कोई और कौशल भी उपलब्ध नहीं था। आखिरकार जानवर बेलगाम थे और बर्बर जनजातियां भी बहुत विशिष्ट थीं। कम से कम रेड फ्लेम सिटी में हम राक्षसों का शिकार करने या कुछ संसाधनों के बदले अयस्क जैसी नौकरियों की तलाश में मिशन पर जा सकते हैं। यू यी ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ आह भरी। यू यी की बातें सुनकर शी म्यू सकते में आ गया। वह बस सिर हिला सका। उसके दिल में थोड़ी कड़वाहट और गहरा दुख था। यू यी ने जो कहा वह बिल्कुल सच था। अगर कोई और मौका होता, अगर वह चार्म मैजिक में और सामान्य तौर पर एक जादूगर के तौर पर अपने रास्ते पर कामयाब होता तो मुख्य भूमि पर उसका काम आसान होता। वह भी लगभग वैसा ही होता, यू यी जैसे ही मिशन और काम करता। मैं तो लगभग भूल ही गया था। भाई शी, इन दुकानों से स्पिरिट खरीदने के बजाय मुझे लगता है कि हथियार बनाने वाली दुकान में जाकर अपनी जरूरत की चीजें मंगवाना बेहतर होगा। हॉल के नीचे सेलेस्टियल फायर आर्मरी शहर की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली दुकानों में से एक है, यू यी ने कहा। आत्मिक हथियारों के लिए विशेष ऑर्डर? तो क्या ये कार्यशालाएं क्षतिग्रस्त आत्मिक हथियारों की मरम्मत करने में सक्षम है? शी म्यू ने पूछा। सच कहूँ तो मैंने इसके बारे में कभी नहीं पूछा, लेकिन चूंकि इसे परिष्कृत किया जा सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि मरम्मत में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक मिशन के सिलसिले में मैंने दिव्य अग्नि शस्त्रागार के स्वामी से कुछ संपर्क किया है। स्वामी गोंगशी लाल ज्वाला महल के सर्वश्रेष्ठ लोहारों में से एक हैं। परिष्कृत करने में उनका कौशल उत्कृष्ट है और उनकी प्रतिष्ठा भी काफी अच्छी है। अगर भाई शी किसी स्पिरिट का ऑर्डर देने या उसकी मरम्मत करने में रुचि रखते हैं तो मुझे उनका आपसे परिचय कराने में खुशी होगी, यू यी ने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ गर्व से कहा। जब शी म्यू ने ये सुना तो उसके मन में तुरंत विचार आने लगे। ऐसे कई हथियार थे जिनका उसने कभी प्रयोग किया था, लेकिन दुख की बात है कि जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, हथियारों की शक्ति उसके साथ बनी नहीं रह सकी।
स्वर्गीय उल्कापिंड काला लौह चाकू अपने विशेष तत्वों के कारण अभी भी प्रयोग करने योग्य था, लेकिन यदि आकाश विभाजन धनुष को पौराणिक आत्मा स्तर तक उन्नत किया जा सके तो इसकी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। इसके अलावा जब शी म्यू शांत सूर्यनगर में था तब उसके पास एक हरा लबादा भी था। ये लबादा एक दुर्लभ खजाना है जिससे दुश्मन से छिपने की क्षमता है, लगभग एक अदृश्य लबादे की तरह। ये लबादा उसकी कई लड़ाइयों में फट गया था, लेकिन अगर इसे ठीक किया जा सके तो ये भविष्य में जरूर कारगर साबित होगा। शुक्रिया भाई, मैं इस मामले पर विचार करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे एक बार फिर आपकी मदद मांगनी पड़ेगी, शी म्यू ने बहुत कृतज्ञता से कहा। मूर्ख मत बनो भाई शी, क्या तुम वो दिन भूल गए जब तुमने मेरी जान बचाई थी? मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ और अभी मैं तुम्हारे लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। यू यी ने शी म्यू को धन्यवाद देने से रोकने के लिए हाथ हिलाते हुए कहा। दोनों ने बातचीत की और साथ में रेड फ्लेम पैलेस छोड़ने का फैसला किया। रेड फ्लेम पैलेस से निकलने के कुछ देर बाद शी म्यू ने इधर उधर देखा। शहर के बीचों बीच विशाल काले पहाड़ को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। पर्वत श्रृंखला की चोटी पर एक विशाल सफेद महल था जिससे हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। यह इतना मनमोहक था कि कोई भी बिना देखे नजरें नहीं हटा सकता था। भाई शी, ये शहर का ट्रांसमिशन हॉल है जो नर्क शहर के ट्रांसमिशन सरणी से जुड़ा हुआ है, यू यी ने कहा। शी म्यू ने सिर हिलाकर अपनी नजरें फेर लीं। भाई शी, शायद आपको नर्क के शहर में स्थित कुछ बड़ी दुकानों में रुचि है, यू यी ने पूछा जब उसने देखा कि शी म्यू उसे घूर रहा है। नहीं, देर हो रही है। मुझे यकीन है कि हमें किसी और दिन शहर घूमने का मौका मिलेगा। शी म्यू ने अफसोस के साथ सिर हिलाते हुए आह भरी। अगर ऐसा है तो हमें चलना चाहिए। मुझे यकीन है कि भाई शी थक गए होंगे। थोड़ी देर और धीरज रखो, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। यू यी ने छोटी सी सड़क पर तेजी से अपनी गति बढ़ाते हुए कहा। शी म्यू ने एक क्षण रुककर अपने शब्दों पर विचार किया, लेकिन मना नहीं किया। आखिरकार दोनों एक रिहायशी इलाके में पहुंचे। वहां कई छोटे छोटे एकल परिवार वाले घर थे और यू यी के निर्देशन में शी म्यू उनके घर के शांत आंगन में पहुंचे। यहीं हम रात बिताएंगे। मुझे पता है कि यह थोड़ा सादा और साधारण लग सकता है। उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। यू यी ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए दरवाजा खोलते हुए कहा। ओह भाई यू, ऐसा मत कहो, मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है, शी म्यू ने घर में प्रवेश करते हुए हंसते हुए कहा। छोटे से आंगन का लेआउट काफी सादा था। चलने के लिए पत्थरों से बनी एक छोटी सी मिट्टी की सड़क थी और खिड़की के सामने सजावट के तौर पर कई बांस के पौधे लगे हुए थे। घर में बस कुछ ही कमरे थे। शी म्यू बस इतना ही बता पाया। हालांकि यह किसी भी तरह से आलीशान नहीं था, फिर भी वातावरण शांत जीवन जीने के लिए उपयुक्त था। इस बात से शी म्यू खुश और संतुष्ट थे। दोनों मुख्य घर के बैठक कक्ष में गए। वहां बस कुछ साधारण मेजें और कुर्सियां ही थीं। आज की सारी यात्रा के बाद वे सांस लेने के लिए बैठ गए। उनके आराम के लिए यू यी ने उन दोनों के लिए चाय बनाने का फैसला किया। यह एक खास चाय है जो सिर्फ 1000 ज्वालामुखी घाटी में ही मिलती है। इसे रेड ड्यूटी के नाम से जाना जाता है और इसका स्वाद बेहद लाजवाब होता है। भाई शी, जरा इसे चखकर देखिए, यू यी ने शी म्यू के लिए एक कप चाय डालते हुए कहा। शी म्यू ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने प्याला उठाया, एक घूंट लिया और सहमति में सिर हिला दिया। चाय तीखी तो थी, पर उसमें थोड़ी मिठास भी थी। हालांकि कुल मिलाकर स्वाद थोड़ा अजीब था। शी म्यू निस्संदेह अपनी यात्रा से थक गया था, लेकिन चाय की एक घूंट के साथ उसने तुरंत ताजगी महसूस की। भाई शी, मुझे नहीं पता कि आप रेड फ्लेम सिटी में कब तक रहने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मुझे कहना होगा कि इतने छोटे से आंगन का किराया काफी किफायती है। ये लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त है। अगर भाई शी यहाँ लंबे समय तक रहने का इरादा रखते हैं तो आप एक किराए पर लेने पर विचार कर सकते हैं, यू यी ने सुझाव दिया और अपने कप से एक घूंट लिया। इस मामले पर बाद में बात हो सकती है, लेकिन भाई यू, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं सोच रहा था कि क्या आपको शहर के लावा पूल के बारे में कुछ पता है? सच कहूं तो अगली बार जब मैं रेड फ्लेम सिटी लौटूंगा तो मैं एक लावा पूल किराए पर लेने की सोच रहा था। शी म्यू ने चाय पीते हुए पूछा। लावा पूल? मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। अगर मुझे ठीक से याद है तो यह वह जगह है जहां रेड फ्लेम सिटी ने लाल ज्वालामुखी की आग बनाई थी। इसका इस्तेमाल आमतौर पर सिर्फ बड़े हथियार बनाने वाली कार्यशालाओं में ही शोधन के लिए किया जाता है और इसे आमतौर पर किसी व्यक्ति को पट्टे पर नहीं दिया जाता, यू यी ने बताया। इस जवाब से शी म्यू का दिल बैठ गया। माफ करना पूछने के लिए, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भाई शी भी शोधन की कला में महारत हासिल करना चाहते हैं? क्या इसीलिए भाई शी लावा पूल किराए पर लेने के बारे में पूछ रहे हैं? यू यी ने उलझन भरे भाव से पूछा। ऐसा नहीं है, इसका शोधन कला में निपुणता हासिल करने से कोई लेना देना नहीं है। लावा पूल किराए पर लेने का उद्देश्य मुख्यतः साधना है। इसके लिए अग्नि और आत्माओं से भरे वातावरण की आवश्यकता होती है, शी म्यू ने कहा। यू यी थोड़ा हैरान हुआ और एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, जरा सोचो, ये पूरी तरह से असंभव तो नहीं है, लेकिन मुझे बाहर जाकर इसके बारे में पूछताछ करनी होगी। मैं भाई शी से अनुरोध करता हूँ कि जब तक मैं और खबर लेकर वापस न आऊँ तब तक वह मेरा इंतजार करें। मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, शी म्यू ने शर्मिंदा भाव से कहा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरी जान बचाने के बाद मैं आपके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। कृपया आराम करें, मैं बाहर जाकर लावा पूल के बारे में विस्तार से पूछूंगा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, यू यी ने छोटे से आंगन से जल्दी से बाहर निकलते हुए कहा। अरे शी म्यू, तुम रेड फ्लेम सिटी में रहने के बजाय 10वीं 1000 ज्वालामुखी गली में जाकर प्रशिक्षण क्यों नहीं लेते?
कई ने आखिरकार पूछा जब यूई कुछ देर चुप रहने के बाद आंगन से बाहर चला गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता? सबसे पहले साधना कला में निपुणता हासिल करने के लिए मुझे पूर्ण शांति वाला वातावरण चाहिए। इस इलाके में बहुत सारे राक्षस उत्पात मचा रहे हैं। यह मत भूलना कि ज्वालामुखी कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के फट सकता है और उसके फटने से अम्लीय वर्षा हो सकती है। बहुत सारी कठिनाइयां हैं, इसलिए मुझे लगता है कि शहर में ही रहना बेहतर है। शी म्यू ने आह भरते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि लावा कुंड का वातावरण 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला में महारत हासिल करने की जरूरतों को पूरा करता है? एक तरह से ये कुंड भूमिगत अग्निशिराओं के निर्माण से ही बना है। मुझे पूरा यकीन है कि इसकी ज्वाला सीमित होगी। कई ने शी म्यू को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे लगता है कि लावा पूल और लपटें मेरे लिए पर्याप्त होंगी। शी म्यू ने कहा जब वह उस कुर्सी से उठे जिस पर वह निवास में आने के बाद से बैठे थे। शी म्यू, क्या तुम बाहर जा रहे हो? कईर ने अचानक पूछा जब उसने शी म्यू को उठते देखा। हाँ, रास्ते में मुझे कुछ छोटी दुकानें क्लासिक किताबें बेचती दिखीं। मैंने सोचा कि मुझे इस शहर के बारे में और जानने के लिए कुछ नक्शे और सामग्री ले लेनी चाहिए। शी म्यू ने कहा, वाह, मैं भी घूमने जाने के बारे में सोच रहा था। कई ने खुश होकर कहा, मुझे मत बताओ कि तुम फिर से कुछ खाने के लिए बाहर जा रहे हो। शी म्यू ने एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ कहा, कौन कहता है? कई ने धीरे से बुदबुदाया। जिस तरह शी म्यू घर से खाली हाथ चले गए थे, उसी तरह कुछ घंटों बाद वे धूल में दर्जनों मोटी किताबें समेटे हुए वापस आए। उसने एक किताब निकाली और इससे पहले कि वह पढ़ना शुरू कर पाता, दूर से आंगन के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। ये यूं ही था। अध्याय 382, विनिमय की स्थिति। अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। भाई शी, अच्छी खबर है, यूई ने घर में प्रवेश करते हुए उत्साह से कहा। क्या ये लावा पूल के बारे में है? शी म्यू ने उत्साह से पूछा। हाँ, मैंने आपकी ओर से लावा कुंड के बारे में पूछताछ की है। मुझे बताया गया है कि शहर में इस समय किराए पर देने के लिए कोई अतिरिक्त लावा कुंड नहीं है, लेकिन मैंने सेलेस्टियल फायर आर्मरी से भी इसके बारे में पूछा है। उन्होंने बताया कि उनके नीचे 1 दर्जन से ज्यादा लावा कुंड हैं। उनमें से एक लावा कुंड अस्थिर है, इसलिए उसे खाली करा दिया गया है। यूई ने कहा, क्या इसका मतलब ये है कि वे इसे किराए पर दे रहे हैं? शिमू ने चिंतित होकर पूछा। यूई ने कहा, डीकन ने कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन बदले में आपको उनकी एक शर्त पूरी करनी होगी। कैसी शर्तें? जरा सुनिए, शी म्यू ने पूछा। उसे राहत मिली कि शायद उसे इसे किराए पर लेने का मौका मिल जाए। यह अच्छी बात थी कि यह कुछ शर्तों के साथ आया। यह निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता थी। यूई ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए कहा, उन्हें ज्वलंत मुकुट वाले दानव सांप द्वारा निर्मित एक दानव गोली की आवश्यकता है। एक ज्वलंत मुकुटधारी राक्षस सांप? शी म्यू हैरान था। उसने अपने जीवन में ऐसे राक्षस के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। यह एक प्रकार का राक्षस है जो केवल लाखों ज्वालामुखियों में पाया जाता है। ये मुख्यतः आग से भरी घाटियों में रहते हैं जहां कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। हालांकि अगर आपके पास आग को नियंत्रित करने का कोई तरीका है तो यह कोई बाधा नहीं बनेगी, यूई ने कहा। शी म्यू ने सिर हिलाया और अपने बाएं हाथ की ओर देखा। आग से उसे ज्यादा खतरा नहीं होगा। दुर्भाग्य से इस तरह के वातावरण में अग्निगुण वाले राक्षस ही बढ़त बनाए रखते हैं। अगर कोई सावधानी बरते और उसे एक ऐसा ज्वलंत मुकुटधारी राक्षस सांप मिल जाए जो अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उसने सोचा। शी म्यू ने कुछ देर रुककर पूछा, आकाशीय अग्नि शस्त्रागार के सदस्य ज्वलंत मुकुट वाले दानव सांप की दानव गोली क्यों चाहेंगे? निश्चिंत रहो भाई शी, लाल ज्वाला नगर में ये बात कोई रहस्य नहीं है। मास्टर गोंगशी का बेटा बीमार पड़ गया है और उसे आवश्यक दवाइयां बनाने के लिए 100,000 ज्वालामुखी से ज्वलंत मुकुट दानव सांप की दानव गोली की जरूरत है। अपने बेटे के जीवित रहने के लिए दिव्य अग्नि शस्त्रागार उस दानव गोली को प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को पुरस्कृत करेगा। अपनी शक्ति और कौशल के साथ भाई शी निश्चित रूप से एक लावा कुंड के बदले में ज्वलंत मुकुट दानव सांप की दानव गोली की खोज के मिशन को पूरा कर सकते हैं। यूई ने शी म्यू की चिंता को देखते हुए कहा, मैं समझ गया। माफ करना आपको ऐसी बात से परेशान करने के लिए जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं था, शी म्यू ने कहा और उसके चेहरे के भाव थोड़े ढीले पड़ गए। इसकी चिंता मत करो, यूई ने सहज भाव से अपना हाथ हिलाया। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है भाइयों, लेकिन मैं सेलेस्टियल फायर आर्मरी से मिलना चाहता हूं और इस पर स्वयं चर्चा करना चाहता हूं। शी म्यू ने कहा, बिल्कुल, चूंकि भाई शी इस कार्य को स्वीकार करने का इरादा रखते हैं, इसलिए मैं भाई शी की ओर से दिव्य अग्नि शस्त्रागार के प्रभारी लोगों के साथ एक बैठक की व्यवस्था करूंगा, यूई ने कहा और उत्साह से उठकर एक बार फिर आंगन से बाहर चला गया। अरे शी म्यू, ये यूई निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में शामिल है ना? कई ने छोटे आंगन से बाहर निकलते हुए यूई की ओर इशारा करते हुए कहा। हो सकता है कि काम पूरा होने के बाद उसे भी मेरी मेहनत का फल मिले। जब तक मैं बिना किसी परेशानी के लावा पूल किराए पर ले सकूं, तब तक तो कोई बात नहीं, शी म्यू ने कहा। जवाब देने के बाद उन्होंने अपनी शाम की अंगूठी से एक किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह शी म्यू और यूई आंतरिक शहर की व्यस्त सड़क पर घूमने गए। दोनों तरफ कई भव्य दुकानें थीं और सड़कें लोगों से भरी थीं। दोनों एक खूबसूरत 5 मंजिला इमारत की ओर बढ़े। इमारत का बाहरी हिस्सा लाल टाइलों और सफेद दीवारों से ढका हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था और प्रवेश कक्ष न केवल विशाल था बल्कि बहुत ही मनोरम भी लग रहा था। दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा ब्लैकबोर्ड लटका हुआ था जिस पर सुनहरे रंग से
दिव्य अग्नि शस्त्रागार लिखा हुआ था। अन्य भव्य और घटिया दुकानों के साथ इतनी व्यस्त सड़क पर स्थित होने के बावजूद सेलेस्टियल फायर आर्मरी अभी भी सबसे अलग दिखाई देती है। शी म्यू और यू यी दरवाजे पर रुके और अंततः उन्होंने अंदर जाने का साहस जुटाया। अटारी में लगभग 30 फुट लंबा एक बड़ा हॉल था, जिसमें सफेद जेड की अलमारियों की एक कतार थी, जिन पर अनगिनत चमकते हथियार रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो सभी हथियार अपने चरम पर हों। दुकान में व्यापार खूब फल फूल रहा था। हर शेल्फ के पास कम से कम एक विक्रेता खड़ा था और हथियारों की खूबियों और उनके इस्तेमाल के बारे में बता रहा था। बातचीत को देखते हुए शी म्यू ने गहरी सांस ली। हरे रंग के वस्त्र पहने एक सेवक आया और मुस्कुराते हुए बोला, नमस्कार साथी पूर्ववर्तियों, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस तरह के हथियार ढूंढ रहे हैं? मैं एक दो की सिफारिश कर सकता हूँ। माफ कीजिए, लेकिन हम यहाँ हथियार लेने नहीं आए हैं, यू यी ने कहा और एक लाल जेड पर्ची निकालकर अटेंडेंट को दिखाई। टैग देखकर उसने कहा, आप जरूर खास मेहमान होंगे, कृपया मेरे साथ आइए। यू यी और शी म्यू बिना किसी हिचकिचाहट के अटेंडेंट के पीछे ऊपरी मंजिल पर चले गए। भव्य हॉल की तुलना में दूसरी मंजिल थोड़ा छोटा प्रदर्शनी हॉल था। बगल में लकड़ी के कई फ्रेम लगे थे जिनमें कई हथियार रखे हुए थे। अनुमान है कि अंदर लगभग 20 से 30 हथियार रखे हुए थे। प्रदर्शनी हॉल में 4-5 लोग बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। उनके हाव भाव देखकर शीमू को यकीन हो गया कि ये कोई आम लोग नहीं हैं। अब शीम्यू को दिव्य अग्नि शस्त्रागार की शक्ति और स्थिति की बेहतर समझ हो गई थी। वे तीनों दूसरी मंजिल पर नहीं रुके, बल्कि सीधे तीसरी मंजिल पर स्थित एक छोटे से एकांत हॉल में चले गए। कृपया बैठ जाइए और थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, हरे वस्त्र पहने परिचारक ने कमरे से बाहर जाने से पहले उन्हें एक कप स्पिरिट चाय देते हुए कहा। शी म्यू और यू यी चुपचाप एक साथ बैठे रहे। कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा खोला गया और काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। बूढ़ा आदमी 50 या 60 साल का लग रहा था। चेहरे पर कुछ झुर्रियों के बावजूद उसका शरीर बेहद मजबूत लग रहा था। उसके हाथ पैर भी उतने ही मोटे थे। आग के लगातार संपर्क में रहने से उसकी हथेलियां कुछ पीली और झुर्रीदार हो गई थीं। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी सीधा खड़ा था, सांस छोड़ते हुए उसकी निगाहें तेज थीं। तो यही वो आदमी था जिसके बारे में यू यी ने कल रात बात की थी। उसके पीछे लाल चोगा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी चल रहा था। वह रेड फ्लेम पैलेस का डीकन वान था। मास्टर गोंगशी, डीकन वान। यू यी जल्दी से खड़ा हुआ और बड़ी श्रद्धा से उनका अभिवादन किया। शी म्यू भी खड़ा हुआ और काले वस्त्र पहने बुजुर्ग की ओर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने पहले तो यू यी की तरफ देखा, लेकिन शी म्यू को देखते ही उसकी नजरें बदल गईं। उसने शी म्यू को ऊपर से नीचे तक घूरा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या सचमुच यही वो है जिसकी तुमने सिफारिश की थी? क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा कोई इस काम के लिए उपयुक्त है? यू यी, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? काले वस्त्र पहने बूढ़े ने भारी आवाज में कहा। लाल चोगा पहने अधेड़ उम्र का आदमी नाराज सा दिख रहा था। उसने शी म्यू को घूरते हुए अचानक कहा, यू यी, इसका क्या मतलब है? तुमने तो कहा था कि तुम्हें एक ऐसा पेशेवर मिल गया है जिसके पास ज्वलंत मुकुट वाले दानव सांप से दानव की गोली हासिल करने का हुनर है। तो फिर तुम ऐसे किसी को यहाँ क्यों ला रहे हो? मैंने झूठ नहीं बोला। भाई शी वू मेरा एक अच्छा दोस्त है। हालांकि वह अभी भी अपने जियान स्तर के अंतिम चरण में है। उसकी ताकत जबरदस्त है। मैंने उसे अकेले ही एक लाल पंख वाले बाघ जैसे जानवर को मारते देखा है। और हाँ, भाई शी के पास आग की लपटों और जहरीली धुंध को नियंत्रित करने की क्षमता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वह मिशन पूरा कर पाएगा। यू यी ने जल्दी से अपने दोस्त के बचाव में कहा। वह एक लाल पंख वाले बाघ दानव को मारने में सक्षम था। ये सुनकर दोनों वस्त्रधारी व्यक्ति चौंक गए। तो क्या आपके पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत है? लाल चोगे वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने सख्ती से पूछा और अपनी नजरें शी म्यू पर घुमाईं। शी म्यू ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे बस अपनी आस्तीन में छिपा हुआ सब कुछ दिखाना था। अपने हाथ की एक लहर से उसने मुट्ठी भर दानव गोली निकाली, जिससे एक जबरदस्त क्यूई शक्ति निकल रही थी। ये लाल पंखों वाले बाघ राक्षस की दानव गोली थी। बूढ़े आदमी के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, लेकिन लाल कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के आदमी के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आई। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भले ही वह राक्षस हो, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि तुमने ही उसे मारा है। शी म्यू हंसा और तुरंत ही उसके शरीर से गुप्त टोटेम तकनीक की सांस निकली। सांस इतनी तेज थी कि वह ऊपर की मंजिलों तक भी पहुंच रही थी। मैं अपने शिष्टाचार के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अंधा था जो आपकी क्षमता पर सवाल उठा रहा था। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने शी म्यू की कुशलता पर संदेह करने के लिए शर्मिंदगी से कहा। इस बीच यू यी, जो पूरे समय शी वू के पास खड़ा था, हक्का बक्का रह गया। वह बस शी म्यू को घूरता रह गया। पिछले कुछ दिनों में शी म्यू ने यू यी को कई बार चौंकाया, फिर भी उसके पास अभी भी कुछ छिपे हुए कौशल थे। मास्टर गोंगशी, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, शी म्यू ने कहा। ओह, ये तो मानव स्वभाव है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि शी म्यू के पास जो गुप्त तकनीक है वह अद्भुत है। यह इतनी कुशल है कि मुझे खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ था। काले वस्त्र पहने उस आदमी ने शी म्यू को घूरते हुए कहा। मास्टर गोंगशी, आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। चूंकि मैंने सभी जरूरतें पूरी कर दी हैं, तो क्या अब हम मिशन पर बात कर सकते हैं? मैंने सुना है कि आप एक ज्वलंत मुकुटधारी राक्षस सांप का शिकार करना चाहते हैं। क्या आपको शायद अंदाजा है कि यह राक्षस कहाँ रहता है? शी म्यू ने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। जरूर, बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा और लाल वस्त्र पहने अपने सहकर्मी की ओर देखा।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सहमति व्यक्त की और तुरंत अपनी आस्तीन से एक जेड पर्ची शिम्यू को दे दी। मैं पिछले कुछ महीनों से लोगों को सैकड़ों हजार ज्वालामुखियों की खोज में भेज रहा हूँ और आखिरकार 1 महीने पहले हमें एक ज्वलंत मुकुटधारी राक्षस सांप मिला जो अभी भी एक गर्म घाटी में अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। मैंने उसके पीछे कई योद्धाओं और शिकारियों को भेजा, लेकिन ये राक्षस सांप बहुत चालाक है। घाटी में गर्म लपटों से निकलने वाली धुंध की मदद से यह हमसे बच निकलने में कामयाब रहा। हमारे कुछ दोस्तों ने तो वहां अपनी जान भी गंवा दी। काले वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति ने चेहरे पर शिकन लिए आह भरी। शिम्यू ने अपनी पंक्तियों को धनुषाकार कर लिया और अपने माथे पर लगे जेड स्क्रॉल को उठा लिया ताकि उसके दिमाग में सभी आवश्यक जानकारी आ जाए। जेड स्क्रॉल 100,000 ज्वालामुखी का एक मानचित्र था जिसे चिन्हित किया गया था। शिम्यू ने पिछली रात खरीदी किताबों से लाखों ज्वालामुखियों के बारे में काफी अध्ययन किया था, इसलिए वह नक्शे से अच्छी तरह वाकिफ था। नक्शे में उन्हें लाल ज्वाला शहर से हजारों मील दूर दिखाया गया था, लेकिन सौभाग्य से मास्टर गोंगशी उसकी सटीक स्थिति बता पाए। चूंकि अब मुझे सटीक स्थान पता है, मैं जाऊंगा और 1 सप्ताह में ज्वलंत मुकुट वाले दानव सांप की दानव गोली लेकर वापस आऊंगा। शिम्यू ने बूढ़े व्यक्ति को आश्वस्त किया और जेड स्लिप को दूर रख दिया। अगर शिम्यू वास्तव में ज्वलंत मुकुट वाले दानव सांप की एक दानव गोली वापस ला सकता है तो मैं निश्चित रूप से समझौते को कायम रखूंगा और दिव्य अग्नि शस्त्रागार के तहत एक लावा पूल को शिम्यू को वास्तविक कीमत के आधे पर 5 साल के लिए किराए पर दूंगा। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने आशा, खुशी और आंखों में चमक के साथ कहा, यह एक वादा है। शिम्यू ने खुशी से जवाब दिया। शिम्यू ने दोनों पुरुषों को अलविदा कहा और यूई के साथ दिव्य अग्नि शस्त्रागार छोड़ दिया। भाई यू, मैं अब जाने की सोच रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से आप पर इतना बोझ बनने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। शिम्यू ने यूई के साथ बाहर जाते हुए कहा, भाई शी, आप मेरे पूर्ववर्ती हैं, आपको किसी भी चीज के लिए मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। यूई ने सम्मानपूर्वक कहा, भाई यू, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, तुम्हें इस तरह व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। शिम्यू ने कहा। अध्याय 383, गर्म पानी में। अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। चाहे हम कहीं भी हों, चाहे डोंगझो महाद्वीप हो या पश्चिमी हे महाद्वीप, शक्तिशाली को सम्मान की आवश्यकता होती है। अब जबकि भाई शी ने पृथ्वी पद प्राप्त कर लिया है, इस तुच्छ व्यक्ति को आपको अपना वरिष्ठ कहना चाहिए, यूई ने गंभीर भाव से कहा। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है सीनियर, ये जूनियर, वो, मुझे तो बस अजीब लगता है। मैं तो यही चाहूंगा कि हम एक दूसरे को वैसे ही बुलाएं जैसे हम हमेशा बुलाते आए हैं। शिम्यू ने हाथ हिलाकर मना करते हुए जवाब दिया। यूई उसकी बातें सुनकर दंग रह गई लेकिन कुछ नहीं बोली। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, शिम्यू ने घोषणा की और अपने हाथ से एक लंबी हरी शटल बुलाने का इशारा किया। भाई शी, कृपया मुझे अपने साथ चलने दीजिए। यह नीच व्यक्ति भले ही पद में आपका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न हो, लेकिन फिर भी वह कुछ निम्न श्रेणी के राक्षस जानवरों का सामना करने में सक्षम है। यूई ने तुरंत प्रस्ताव दिया। नहीं, कोई बात नहीं। क्या आपने मास्टर गोंगशी की बात नहीं सुनी? फायर मियामा पर्वत काफी खतरनाक जगह है। मैं चाहता हूँ कि भाई यू शहर में ही रहें। शिम्यू ने शटल में चढ़ते हुए जवाब दिया। अचानक एक लाल रंग की चमक हवा में उड़ी और अचानक उसके कंधे पर आकर बैठ गई। ये कय था? किसी को नहीं पता था कि वह पक्षी इतने समय से कहाँ छिपा था। शिम्यू ने बिना कुछ कहे यूई की ओर हाथ हिलाया। फिर शटल से एक चमकदार चमक निकली और वह हरे प्रकाश के साथ रेड फ्लेम सिटी के द्वार की ओर तेजी से बढ़ गई। यूई ने अपनी आंखों से रोशनी फीकी पड़ते देखी और आह भरी। चुपचाप वह मुड़ा और दूर चला गया। शिम्यू को लाल ज्वाला शहर के द्वार से बाहर निकलने में सिर्फ 15 मिनट लगे। एक चमकदार हरी चमक के साथ उसका लंबा उड़ता हुआ शटल हजारों ज्वालामुखियों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वातावरण अचानक से धधकती गर्मी में बदल गया। जैसे ही उसके चेहरे पर तपती गर्मी की लहरें उठीं, ज्वालामुखी से निकलने वाले गंधक की तीखी दुर्गंध हवा में फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो शिम्यू ने खुद को जलती हुई भट्टी में फेंक दिया हो। शिम्यू ने भौहें सिकोड़ लीं। वह गर्मी की लहरों को तो अच्छी तरह झेल सकता था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि कय उसे झेल पाएगी। उसके शरीर से एक लाल चमक निकली जो एक चमकदार सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण कर रही थी। चिंता मत करो, मैं अभी भी इस गर्मी को सहन कर सकता हूँ, कय ने शिम्यू की अभिव्यक्ति को देखने के बाद कहा। अच्छी बात है, तुमने काफी मात्रा में अग्नि गुण वाले स्पिरिट स्टोन खा लिए हैं, इसलिए गर्मी तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगी। शिम्यू ने सहमति में सिर हिलाया। फिर भी उसने अपनी सुरक्षा कवच को वापस नहीं लिया। उसने आसपास का नजारा देखा। जब वह यूई से मिला था तब वह हजारों ज्वालामुखियों के बाहरी इलाके में ही था। ये पहली बार था जब उसने इस क्षेत्र के गहरे हिस्सों में कदम रखा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जहां वह खड़ा था उससे कुछ ही दूरी पर एक पर्वत शिखर से अचानक लाल लाल लावा की एक धारा फूट पड़ी। यह आकाश में उछला और चारों दिशाओं में फैलकर तेज बारिश की तरह नीचे गिरने लगा। धड़कते दिल के साथ शिम्यू तुरंत झुक गया। एक तेज चक्कर के साथ वह लावा की बारिश के प्रभाव क्षेत्र से बच निकला। उसने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि कय की आवाज अचानक गूंज उठी। शीटो, आपके बाईं ओर। चिड़िया ने अपनी बात पूरी ही की थी कि शिम्यू के बगल में धूसर धुंध के गुबार के भीतर से एक भयावह लाल रोशनी का गोला चमक उठा। पल भर में वह लाल धब्बा शिम्यू के टखने पर आ गिरा। ये लगभग 2 वर्ग फुट लंबा एक लाल तेंदुआ था जिसकी पीठ से लाल पंख फैले हुए थे। शिम्यू ने व्यंग्य किया और अपनी उंगली चटकाई। एक सुनहरी तलवार तुरंत निकली और लाल तेंदुए को बड़े करीने से 2 टुकड़ों में काट दिया
और शरीर के अंग हवा में कुछ देर तक ऐंठते रहने के बाद वह नीचे गिर गया। एक क्रिम्सन रिंग तेंदुआ, शे म्यू ने बुदबुदाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। ये तेंदुए जैसा जानवर एक अग्निगुण वाला राक्षस जानवर था जो आमतौर पर 100,000 ज्वालामुखियों में पाया जाता था। यहाँ हर जगह खतरा छिपा है। कय अपनी आंखें खुली रखना, शी म्यू ने धीमी आवाज में कहा। उसके शरीर से हरी रोशनी की एक किरण निकली और शी म्यू की चाल बहुत तेज हो गई। जैसे जैसे वह ज्वालामुखियों की गहराई में अपनी यात्रा जारी रखता गया, उसके सामने आने वाले खतरों की संख्या बढ़ती गई। रास्ते में उसे तरह तरह के राक्षसी जानवरों और खतरनाक कीड़ों का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से उसकी वर्तमान शक्तियों के कारण इनमें से कोई भी कीट उसके लिए वास्तविक खतरा नहीं था। बस एक लहर से उनमें से हर एक पल में नष्ट हो जाता। आधे दिन तक शी म्यू लाखों ज्वालामुखियों के सबसे भीतरी क्षेत्र के और करीब जाता रहा। जैसे जैसे विस्फोटों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती गई। अब तक उसकी यात्रा में बाधा डालने वाले सामान्य राक्षस जानवर अब अल्पसंख्यक हो गए, जबकि जियान तियान स्तर के राक्षस जानवर प्रकट होने लगे। गर्जन। जैसे ही शी म्यू एक ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ रहा था, कई गज लंबे शरीर वाला एक लाल रंग का राक्षसी पक्षी अचानक एक गुफा से बाहर निकला और शी म्यू की ओर तेजी से बढ़ा। सिर पर मांसल लाल मुकुट के साथ उस पक्षी की आंखें खून के रंग की थीं। उसने अपने लंबे पंजे फैलाए जो कई फुट लंबे थे और खंजर की धार की तरह ठंडी चमक रहे थे। राक्षस की आंखें लाल हो गईं, जिससे वह असाधारण रूप से क्रूर दिखाई देने लगा। एक भयानक चीख के साथ उसने अपने पंख फैलाए और हवा में ऊपर उठा। उसके पंजे शी म्यू की ओर झपटे। शी म्यू ने व्यंग्य किया और अपना काला उल्कापिंड जैसा लोहे का ब्लेड ऊपर की ओर घुमाया। कई गज लंबी रोशनी का एक लाल चाप जानवर की ओर निकला। रोशनी चमकी और लाल रंग के पक्षी के आर पार हो गई। उसका शरीर अचानक 2 टुकड़ों में बट गया और उसका खून उस चीरे से बाहर निकलकर सीधे नीचे गिर गया। शी म्यू ने उस पर एक नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई और अपने गंतव्य की ओर उड़ान भरता रहा। आधा घंटा बीत गया। अपने ग्रीन जेड फ्लाइंग शटल को चलाते हुए शी म्यू अंततः अपने नक्शे पर चिन्हित घाटी के ऊपर पहुंचे और नीचे देखने के लिए अपना सिर आगे बढ़ाया। वहां सिंदूरी धुंध की लहरों के बीच एक घाटी इतनी गहरी थी कि शीमू उसकी तलहटी तक देख ही नहीं पा रहा था। उस अंतहीन गड्ढे से भयंकर गर्मी की लहरें उठ रही थीं और सड़ांध भरी बदबू नाक पर वार कर रही थी। शिम्यू की नजरें हर जगह घूम गईं। जब उन्होंने उस क्षेत्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपनी आत्मिक इंद्रियों को घाटी की ओर निर्देशित किया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इंद्रियां अदृश्य गहराइयों में पड़े किसी दलदल में फंस गई हों। उसे कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। क्या यह इस सिंदूरी कोहरे का असर हो सकता है? अरे कय, तुम्हें कुछ दिख रहा है? शिम्यू ने पूछा। घाटी के तल से आने वाला कोहरा मेरी आंखों के लिए भी बहुत घना है, पक्षी ने उत्तर दिया। उसकी आंखों से 2 सफेद रोशनी की किरणें घाटी को निहार रही थीं। इसके बावजूद उसकी दृष्टि सिंदूरी कोहरे में लगभग 1 दर्जन गज तक ही पहुंच पाए, इससे पहले कि वह अपनी दृश्य सीमा तक पहुंच पाता। तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। हाथ में एक हरा ताबीज चमकाते हुए शिम्यू ने उसे अपने शरीर पर तब तक थपथपाया जब तक कि एक हरी रोशनी ने उसे सिर से पांव तक घेर नहीं लिया। फिर उसने चार्ट्रेज रोशनी की एक लकीर में ग्रीन जेड फ्लाइंग शटल को नीचे की ओर गोता लगाया। कोहरे तक पहुंचने से ठीक पहले शिम्यू ने अपना हाथ उठाया और 7 या 8 बेसिन के आकार के ज्वलंत गोले हवा में उठाए तथा फिर उन्हें नीचे फेंक दिया। काबूम! घने कोहरे में प्रवेश करते ही आग के गोले फट गए, जिससे शक्तिशाली तरंगों के साथ धुंध दृष्टि से ओझल हो गई और लगभग 1 दर्जन गज चौड़ा खुला स्थान प्रकट हो गया। इससे पहले कि घूमता हुआ धुआं हवा को पुनः अपने नियंत्रण में ले पाता, शिम्यू ने अपने ग्रीन जेड लॉन्ग शटल को नीचे की ओर दौड़ा दिया। उसने कुछ देर तक यही क्रम दोहराया, अपने आग के गोलों से कई बार दृश्य साफ किया और साथ ही अपने लंबे शटल को आगे बढ़ाने का मौका भी भुनाया। कुछ देर बाद आखिरकार उसे घाटी का तल दिखाई दिया। अपेक्षित कठोर ग्रेफाइट सतह की बजाय वह काली रेत का एक टुकड़ा था। शिम्यू ने अपने उड़ते हुए शटल की पिच को इस तरह नियंत्रित किया कि वह जमीन से लगभग 7-8 गज ऊपर मंडरा रहा था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा, उसकी पुतलियों में एक चमक सी चमक उठी। वह मुश्किल से 50 गज दूर तक देख पा रहा था। हालांकि उसकी नजर में ज्यादातर लाल और काले रंग की अलग अलग आकार की पहाड़ी चट्टानें ही थीं। कुछ भी अलग दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन्होंने ग्रीन जेड फ्लाइंग शटल को पूरी गति से ऊपर की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार करने से पहले थोड़ा सूंघा। उसी क्षण शिम्यू ने अपना शरीर ऊपर उठाया। उसके नीचे की काली रेत की चादर अचानक फट गई। एक विशालकाय सांप का सिर, जो कई गज चौड़ा था, खुले घाव से अचानक बाहर निकला। उसका रक्त लाल मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। अगले ही पल उसके जबड़े बंद हो गए, लेकिन उसने देखा कि उसका शिकार उसकी पकड़ से फिसल गया है। शिम्यू हवा में मंडरा रहा था। उसका मन चिल्ला रहा था, ये बहुत नजदीक था। जैसे ही उसने नीचे से घूरते सांप के सिर पर अपनी नजरें गड़ा दी, उसका दिल धड़क उठा। सांप की विशाल पीली आंखें लालटेन जितनी बड़ी थीं। उसका शरीर चक्की के पाट जितने बड़े लाल रंग के शल्कों से ढका हुआ था और उसकी ठुड्डी पर लंबी काली दाढ़ी जैसे 2 बाल उगे हुए थे। हालांकि शिम्यू का ध्यान सांप के सिर पर रक्तवर्णी मुकुट पर गया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो सांप ने लाल कमल का मुकुट पहना हुआ हो। मध्य पृथ्वी श्रेणी। मुझे लगा था कि तुम बस प्रारंभिक पृथ्वी श्रेणी के हो, शिम्यू ने निराशा में बड़बड़ाया। या तो मास्टर हेई की बुद्धि में कुछ चूक हुई थी, या फिर उनकी किस्मत ही खराब चल रही थी। जो भी हो, ये ज्वलंत मुकुट दैत्य सांप पहले ही मध्य पृथ्वी श्रेणी तक पहुंच चुका था।
इससे भी बुरी बात यह है कि अग्निगुण ऊर्जा से भरपूर यह वातावरण ज्वलंत मुकुट दैत्य सांप को लगभग एक स्वर्गीय पृथ्वी श्रेणी के बराबर शक्ति प्रदान कर सकता था। शिम्यू के पास सोचने का समय ही नहीं था कि उसके सिर के पीछे एक ठंडी खिंचाव महसूस हुई। बिना एक शब्द कहे उन्होंने ग्रीन जेड लॉन्ग शटल को तेजी से एक तरफ मोड़ दिया। वूश! एक पानी की टंकी जितनी मोटी सर्पीली पूंछ अचानक धुंध से बाहर निकली और उसी स्थान से गुजरी जहां कुछ मिलीसेकंड पहले शिम्यू खड़ा था, और फिर उनके चारों ओर व्याप्त सिंदूरी धुंध में गायब हो गई। शिम्यू अभी संभला भी नहीं था कि उसकी तलवार से एक सुनहरी रोशनी का गोला निकला। ये किरण दरवाजे के आकार की हो गई और सांप के सिर की ओर तेजी से बढ़ी। उसी समय शिम्यू ने अपनी कलाई हिलाई और सांप के सिर की ओर 5 या 6 ताबीज फेंके। राक्षस की पीली आंखें कुछ पल के लिए चमकीं और उसका आकार अचानक अजीब तरह से टिमटिमा उठा। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हवा में विलीन होते हुए चारों ओर के सिंदूरी कोहरे में पिघल गया हो। शिम्यू की तलवार की ऊर्जा का विस्फोट हवा को चीरता हुआ उस जगह तक पहुंच गया जहां कभी सांप का सिर था। शिम्यू की सुनहरी आंखें एक तरफ घूम गईं जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। 5-6 ताबीजों के समूह को रास्ता बदलकर दूसरी तरफ भागने के लिए प्रेरित किया। उनसे रोशनियां फूटीं और फिर बर्फीले भालों और वज्र के गोलों की घनी बारिश का रूप ले लिया जो एक के बाद एक फटते रहे। घाटी तुरंत ही कान फाड़ देने वाली ध्वनि से भर गई क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंग हवा में चकाचौंध कर रहे थे। इसके तुरंत बाद एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक सुनहरी ब्लेड से एक चाप नीचे की ओर झपट्टा मारकर हवा में बना टकराना। सिंदूरी कोहरा फैल गया और पहले जैसा ही विशालकाय सांप सामने आ गया जो अभी भी अपने चारों ओर के आग के धुएं से खुद को बचा रहा था। शिम्यू ने जो कुछ देखा उससे वह जरा भी प्रसन्न नहीं हुआ। अपने गोल्डन पाउंड ब्लेड स्पिरिट टूल के साथ मिलकर कई उन्नत आकर्षण हमलों के बावजूद शिम्यू ज्वलंत मुकुट दानव सांप के शल्कदार शरीर पर केवल कुछ मामूली सफेद खरोंचे और दरारें ही डाल पाया। उसका कोई भी हमला जानलेवा नहीं था। दुर्भाग्य से वह सांप को क्रोधित करने में कामयाब हो गया। उसके सिर पर लाल रंग का मुकुट एक तीव्र आभा बिखेर रहा था। फिर मानो कोई सिंदूरी कोहरे को नियंत्रित कर रहा हो। वह धुंध धीरे धीरे कम होकर उस आभा में विलीन हो गई, मानो कोई वेल समुद्र का पानी चूस रही हो। घाटी पर छाई धुंध कुछ ही सेकंड में थोड़ी कम हो गई। शिम्यू पहले से ही अपने काले उल्कापिंड लोहे के ब्लेड को हाथ में पकड़े हुए था। हालात बिगड़ते देख उसने तुरंत अपने हरे जेड फ्लाइंग शटल के साथ भागने का फैसला किया। तभी ठंडी हवा का एक झोंका उसकी पीठ की ओर आया। उसकी विशाल सर्पीली पूंछ चुपचाप उसकी ओर बढ़ी और फिर उसने वार किया। इस समय तक शिम्यू के लिए झुकना बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उस महत्वपूर्ण क्षण में उसने एक धीमी गर्जना की और अपने काले ब्लेड को बलपूर्वक अपने सामने लहराया, जिससे लक्ष्य की ओर लाल रंग की ऊर्जा का एक बड़ा स्पंदन निकल गया। फ्वांग! ऊर्जा सीधे आगे बढ़ती हुई पूंछ के तराजू पर पड़ी, जिससे चिंगारियों की बौछार हुई। पूंछ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसके प्रहार की गति थोड़ी कम हो गई थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए शिम्यू ने ग्रीन जेड फ्लाइंग शटल को पीछे की ओर मोड़ दिया। इसी समय ज्वलंत मुकुटधारी दानव सर्प के ऊपर का लाल मुकुट अचानक कान को बहरा कर देने वाली ध्वनि के साथ फट पड़ा तथा आग की लपटें बिजली की तरह हवा में उसकी ओर बढ़ने लगीं। शिम्यू हमले की तीव्रता झेलने ही वाला था, फिर भी उसका चेहरा शांत था। उसके दाहिने हाथ से इशारा करते हुए उसकी छाती से आबनूस की रोशनी की एक आभा फूट पड़ी और उसकी त्वचा पर काले शल्क उभर आए। उसी समय शिम्यू अपने ग्रीन जेड फ्लाइंग शटल के साथ हवा में उड़ता रहा। एक जोरदार धमाका हुआ। ज्वलंत ऊर्जा विस्फोट ग्रीन जेड फ्लाइंग शटल पर गिरा, जिससे डिस्क तुरंत टुकड़ों में टूट गई तथा लाल बादलों ने शिम्यू को निगल लिया। टक्कर लगते ही उसका रियल ची बैरियर पिघल गया, जबकि उसकी त्वचा पर मौजूद सुरक्षात्मक परत तेज गर्मी में फटकर टुकड़ों में बिखर गई। उसकी खुली त्वचा खून के निशानों से ढंक गई। शिम्यू की आंखें ऐसे बंद हो गईं मानो वह कोमा में चला गया हो। उसका शरीर तुरंत हवा से नीचे गिर पड़ा। वाह! नीचे से एक विशालकाय शरीर उछला। ये ज्वलंत मुकुटधारी दानव सांप की पूंछ थी। उसने अपने गिरे हुए शिकार को घेर लिया, अपनी शक्तिशाली पूंछ से उसे घेर लिया और फिर चतुराई से उसकी नोक को अपने रक्त लाल मुंह में घुसा दिया। अध्याय 384 बुद्धि से प्राप्त विजय। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। ज्वलंत मुकुटधारी दानव सांप की आंखें दुष्टता से चौड़ी हो गईं। उसकी मैजेंटा रंग की कांटेदार जीभ उसके मुंह में अंदर बाहर हो रही थी। उसकी पूंछ के ढीले होने से इसमें कोई शक नहीं था कि वह अभी भी बेहोश शिम्यू को पूरा निगल जाएगा। शिम्यू के शरीर से उसकी पूंछ लगातार खुलती रही और वह विशाल सांप के जबड़ों के ऊपर लटकती रही। जैसे ही वह सांप के गले से नीचे गिरने ही वाली थी, शिम्यू की आंखें खुल गईं। एक झटके में उसका दाहिना हाथ सांप की उभरी हुई जीभ पर फंस गया। जैसे ही कांटेदार जीभ उसके मुंह में गई, शिम्यू भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। उसकी नाक में सड़ांत भरी धुंध छा गई और उसका शरीर उमस भरी गर्मी से तप रहा था। वह अपनी सदैव पारंगत आंखों से आसपास के वातावरण को तब तक देखता रहा जब तक कि वह अपने आसपास की हर चीज को समझ नहीं गया। इस समय शिम्यू ज्वलंत मुकुटधारी दानव सांप के जबड़े में था। यदि उसने सांप की जीभ को इतनी मजबूती से न पकड़ा होता तो वह पाचन के लिए सीधे सांप के पेट में चला जाता। शिम्यू ने अपना बायां हाथ, जो कोयले की तरह काला हो गया था, आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों को ब्लेड की तरह आपस में बांध लिया। नीचे की ओर एक जोरदार वार से उसने सांप की जीभ काट दी। स्प्लैश! उसके बाएं हाथ ने सहजता से सांप की जीभ को काट दिया, जिससे गर्म खून की एक धार निकली जो शिम्यू के पूरे चेहरे और सिर पर फैल गई। अचानक शिम्यू का परिवेश एक बार फिर बाहर से आ रही चमकदार सफेद रोशनी से नहा उठा।
ज्वलंत मुकुटधारी दानव सांप ने पीड़ा से अपने जबड़े खोल दिए थे और अपनी जीभ जोर जोर से हिलाते हुए शी म्यू को अपने मुंह से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ये शी म्यू के लिए सबसे अच्छा मौका था। वह इसे किसी भी हाल में नहीं गंवाना चाहता था। वह अपने बाएं हाथ से सांप की जीभ को एक एक करके काटता रहा। कुछ ही सेकंड में जीभ खून और खुले मांस से पूरी तरह भर गई। ज्वलंत मुकुटधारी दानव सांप की आंखों में पागलपन का भाव आया और वह बेतहाशा हिलने डुलने और ऐंठने लगा। सांप ने अपनी जीभ ऊपर की ओर उठाई और अपने ऊपरी जबड़े पर लगे जहरीले नुकीले दांतों की एक पंक्ति की ओर बढ़ा दी, जिनमें से हर एक कुछ फीट चौड़ा था। साथ ही सांप ने अपने जबड़ों को जोर से भींच लिया। वह अपने नुकीले दांतों से शी म्यू के शरीर में छेद करने की कोशिश कर रहा था। शी म्यू का बायां हाथ रुक गया और मुट्ठी में बंद हो गया। एक अपरकाट के साथ उसने अपनी मुट्ठी को निकटतम नुकीले दांत पर घुमाया। बाम! अपने आकार के बावजूद शी म्यू के बाएं हाथ की अदम्य ताकत से नुकीला दांत चूर चूर हो गया। उस रास्ते के खुलने पर शी म्यू ने अपनी दाहिनी पकड़ ढीली करने से पहले ऊपर की ओर एक नजर डाली। उसने धीरे से एक मंत्र बुदबुदाया और अपने पैरों के नीचे एक सफेद बादल का गुब्बार पैदा किया, जिसने उसे सांप के मुंह की छत की ओर ऊपर उठा दिया। शी म्यू ने अपनी योजना के प्रत्येक चरण को बिना किसी रुकावट के पूरा किया। गति में एक भी चूक नहीं हुई। घाटी की तलहटी में लगभग 1 दर्जन गज लंबा एक सर्प जैसा शरीर ऐंठ रहा था। उसकी विशाल पूंछ बेतहाशा फड़फड़ा रही थी। रास्ते में पड़ने वाली आग्नेय चट्टानों और मैग्मा से टकरा रही थी, जिससे पत्थर और चट्टानी मलबा उड़ रहा था। घाटी के ऊपर कई हवा में उन्मत्तता से चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखों से सफेद रोशनी की किरणें निकल रही थीं और वह नीचे घटित हो रही घटनाओं को उन्मत्तता से देख रहा था। कई बार तोते ने नीचे की ओर गोता लगाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार कोहरे के करीब पहुंचने पर वह रुक गया, क्योंकि भयंकर गर्मी ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। अचानक जहां ज्वलंत मुकुटधारी राक्षस सांप का सिर फटा था, वहां से एक जोरदार छप की आवाज गूंजी और एक बड़ा गड्ढा खुल गया, जिससे सांप के अंदर का मांस और खून बाहर आ गया। उस खूनी मलबे के भीतर कच्चे खून से लथपथ एक आकृति उस गड्ढे से बाहर निकली। यह कोई और नहीं बल्कि शी म्यू था। वह अभी भी अपना बायां हाथ मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए था। इस बीच ज्वलंत मुकुटधारी दानव सांप का शरीर पूरी तरह से हिलना बंद कर चुका था और एक धीमी सी आवाज के साथ एक तरफ गिर पड़ा। शरीर थोड़ा और ऐंठ गया और मौत की खड़खड़ाहट शुरू हो गई और फिर उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई। शी म्यू कलाबाजी करता हुआ अपने शिकार के पास जा गिरा और बेतहाशा हौंफने लगा। ज्वलंत मुकुट दैत्य सांप के शल्क पूरी तरह से अविनाशी साबित हुए थे और ये देखते हुए कि वह अपने अनुकूल वातावरण में था, उसे बढ़त मिलनी चाहिए थी। ये लेवथान लाल पंखों वाले बाघ जैसे जानवर से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन था, जिसका सामना शी म्यू ने पहले किया था। अगर उसकी तेज सोच और बाएं हाथ की ताकत न होती तो उसका वहीं अंत हो जाता। शी म्यू ने अपने हाथ में एक अग्निगुण आत्मा पत्थर निकाला और इसका उपयोग स्वयं को फिर से जीवंत करने के लिए किया, जिससे शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसने अपने अंगरखे की जांच की। उस पर दुर्गंधयुक्त सांप का खून फैला हुआ था। राक्षस के खून ने वस्त्र के कुछ हिस्सों में छेद कर दिए थे। शी म्यू ने अपनी फटी हुई कमीज उतारकर एक तरफ फेंक दी, फिर नई कमीज पहन ली। शी तो, तुम ठीक हो? कई की आवाज अचानक उसके कान के पास गूंजी। मैं ठीक हूँ, मैंने राक्षस सांप को भी मार डाला है। थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, उसने जवाब दिया और जलते हुए मुकुट वाले राक्षस सांप के शव की ओर बढ़ा। उसने अपनी आत्मिक इंद्रिय को बुलाया और उसे अपने शरीर से बाहर निकालकर शव को कंबल से ढक दिया। थोड़ी देर बाद शी म्यू ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी आंखों में खुशी की एक चमक चमक उठी। उसने इशारा किया और एक सुनहरी चमक सीधे उसके हाथ में आ गई, जिससे पता चला कि वह 1 फुट लंबी सुनहरी छोटी तलवार थी। ये शी म्यू का सुनहरा पाउंड ब्लेड था, जिससे उसने फिर एक तेज वार में ज्वलंत मुकुटधारी दानव सांप के पेट में घुसा दिया। तलवार से एक लंबा चीरा लगाकर उसने अपना हाथ घाव में ठूंस दिया। कुछ देर तक अंदरूनी हिस्सों को टटोला, फिर अपना बंद हाथ वापस खींच लिया। उसकी मुट्ठी में एक मुट्ठी जितनी लाल और सफेद दानव गोली थी। दानव गोली की सतह अविश्वसनीय रूप से चिकनी और अच्छी लग रही थी, क्योंकि इसमें से एक नर्म चमक और आध्यात्मिक ऊर्जा की आश्चर्यजनक लहरें निकल रही थीं। शी म्यू की आंखें खुशी से चमक उठीं जब उनकी नजर दानव गोली पर पड़ी। उसने उसे सुरक्षित रखने के लिए रख लिया, क्योंकि वह जानता था कि लावा पूल में प्रवेश के लिए लाइसेंस की यह छोटी सी शर्त थी। दानव की गोली सुरक्षित रख लेने के बाद शी म्यू ने एक बार फिर अपना ध्यान शव पर लगाया। उसने अपनी तलवार निकाली और शिकार से कुछ कच्चे माल, जैसे उसकी शल्कदार खाल और उसकी नसें, तराशने शुरू कर दिए और फिर उन सबको अपने भंडारण वलय में रख लिया। अब उसका काम पूरा हो गया। शी म्यू ने राहत की सांस ली और आसपास का नजारा देखा। अब वह ज्वलंत मुकुट वाले दानव सांप के क्षेत्र में था, जहां उसे यकीन था कि और भी खजाने छिपे होंगे। अब चूंकि राक्षस सर्प मर चुका था, विषैले धुएं का स्रोत भी समाप्त हो चुका था और इसलिए धीरे धीरे धुंध छट गई थी, जिससे साफ जगह का आकार स्पष्ट दिखाई देने लगा था। शी म्यू ने आसपास टहलकर देखा, लेकिन कुछ भी खास नहीं मिला। वह बस हार मानने ही वाला था कि उसकी परिधीय दृष्टि एक गुफा पर पड़ी, जो एक औसत आदमी की ऊंचाई से बमुश्किल ही ज्यादा ऊंची थी। गुफा शायद कोहरे में छिप गई थी। वह जल्दी से मुड़ा और गुफा की ओर दौड़ा। उसकी नजरें उस पर टिकी थीं। वह गुफा के दूसरी ओर तक नहीं देख सका, यद्यपि इसकी दीवारों से आने वाली तीखी गंध उसे ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि यह ज्वलंत मुकुटधारी दानव सांप का अड्डा था। शी म्यू की उत्तेजना उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने प्रवेश करने से पहले अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया था। गुफा उसकी अपेक्षा से छोटी थी।
जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसने देखा कि वह नीचे की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही थी। कुछ ही देर में वह गुफा के अंत तक पहुंच गया। रास्ते के अंत में कुछ गज ऊंचा और 1 दर्जन गज चौड़ा एक खुला मैदान उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन बीच में मानव के सिर के आकार के काले पत्थरों के ढेर को छोड़कर यह पूरी तरह खाली था। शिमयू ने कुछ बार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाया और एक बार फिर कुछ भी नहीं मिला। निराशा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सबसे पहले वह बीच में स्थित काले पत्थरों के ढेर की ओर मुड़ा और उसकी ओर चल पड़ा। ये चट्टानें, यह नजारा देखकर उसकी सुनहरी पुतलियां चमक उठीं। उसने अपनी उंगली चटकाई और एक सुनहरी तलवार हवा में तैरती हुई ढेर की ओर आई और नीचे गिर पड़ी। क्लैनक, वह विशेष काली चट्टान अपने स्थान से लुढ़क गई, जिससे उसकी लाल सामग्री का एक टुकड़ा बाहर आ गया, एक अजीब पदार्थ जो हल्की लाल रोशनी बिखेर रहा था। मुझे पता था, शिमयू ने मंत्रमुग्ध होकर कहा। अपनी उंगलियों से उसने तलवार को अपनी ऊर्जा किरणों से काली चट्टानों को फिर से चीरने का निर्देश दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक चमकदार लाल क्रिस्टल की सतह से काली चट्टानें छिटकने लगीं, जिससे उसे एक चमकदार लाल आभा मिली। क्रिस्टल की सतह पर रहस्यमयी पैटर्न की रेखाएं थीं, जो नरक की तरह लाल थीं। शिमयू ने जलते हुए लाल क्रिस्टल की ओर हाथ बढ़ाया और उसे जमीन से उठा लिया। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। स्पर्श करने पर क्रिस्टल अविश्वसनीय रूप से गर्म था, लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह कितना भारी था। इसका आकार केवल एक कटोरे के बराबर था, फिर भी इसका वजन कुछ 100 टन लग रहा था। उसने क्रिस्टल को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई। क्रिस्टल से अद्भुत मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी, जिसे वह अभी तक पहचान नहीं पाया था। फिर भी उसे यकीन था कि ज्वलंत मुकुट वाले दानव सांप द्वारा इसे इतनी सावधानी से छिपाने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होना चाहिए। शिमयू ने क्रिस्टल को सुरक्षित रूप से छिपा दिया और ढेर में पड़े हर काले पत्थर को छीलना शुरू कर दिया। उसने ऐसे ही और भी क्रिस्टल खोज निकाले और उन सबको अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। एक बार जब ये काम पूरा हो गया तो उसने गुफा के चारों ओर एक आखिरी नजर डाली, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तव में वहाँ कोई अन्य खजाना नहीं है। उसके बाद वह मुड़ा और बाहर चला गया। 15 मिनट बाद शिमयू घाटी से बाहर उड़ रहा था। शीतोऊ, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। मुझे लगा था कि तुम उस राक्षस सांप का भोजन बन गए हो। जैसे ही शिमयू घाटी से बाहर निकला, कई भी उसके साथ भागने लगा। मैं ठीक हूँ, हालांकि थोड़ी परेशानी हुई, उन्होंने जवाब दिया। क्या आपका काम खत्म हो गया? शिमयू ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, अब चलो यहाँ से चलें, कई चिल्लाया। शिमयू ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी हरी पंखों वाली उड़ती हुई गाड़ी को बुलाने से पहले घाटी की एक आखिरी झलक देखने के लिए अपना सिर घुमाया। इस बार उनका गंतव्य लाल ज्वाला शहर था। शहर तक पहुंचने में लगभग एक पूरा दिन और रात लग गया, जहां शिमयू सीधे दिव्य अग्नि शस्त्रागार में वापस चला गया। शिमयू शस्त्रागार के एक कोने में चाय की चुस्कियां लेते हुए आराम से बैठा था, जबकि कई पास ही एक मेज पर बैठा कुछ मिठाइयां खा रहा था। हॉल का दरवाजा खुला और अचानक उन्मत्त कदमों की आवाज जमीन पर आ रही थी। यह मास्टर गोंगशी थे, जिनका चेहरा शुद्ध उत्साह से चमक रहा था। उसके पीछे लाल वस्त्र पहने उपयाजक था। मैंने सुना है कि तुम उम्मीद से जल्दी लौट आए, मेरे संप्रदाय के सदस्य शे। कैसा रहा? काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति की नजरें शिमयू पर टिकी थीं और पूछते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। मास्टर गोंगशी, मुझे डर है कि आपकी खुफिया जानकारी को कुछ अपडेट करने की आवश्यकता है। शिमयू ने धीरे से उत्तर दिया, दूसरे पक्ष की आंखों में अपनी आंखें डालते हुए। आपका क्या मतलब है? संप्रदाय के सदस्य शे? बूढ़े ने थोड़ा स्तब्ध होकर पूछा। इससे पहले कि शिमयू कुछ कह पाता, कई ने पहले ही कटु आलोचना शुरू कर दी। तुम लोगों ने शीतोऊ को लगभग मरवा ही दिया था, जानते हो। तुमने कहा था कि यह एक प्रारंभिक पृथ्वी श्रेणी का दानव सांप होगा, लेकिन जानते हो हमें क्या मिला? एक मध्य पृथ्वी श्रेणी का। मैं समझ गया, मुझे मानना पड़ेगा, ये बिल्कुल मुमकिन है। अब जब मैं सोचता हूँ तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे लोग 1 महीने से इस खास राक्षस का पता नहीं बता रहे थे। मुझे शक है कि वे सब अपने काम में मारे गए। काले वस्त्रधारी आदमी को ये खबर सुनकर सीने में धड़कन महसूस हो रही थी। जब उसने लाल वस्त्र पहने उपयाजक पर एक नजर डाली, फिर भी मुझे आश्चर्य है कि क्या संप्रदाय के सदस्य शी ने ऐसा किया होगा। तुम्हें पता है, मैं आपको निराश करने वाला नहीं हूँ। शिमयू ने तुरंत जवाब दिया और अपने हाथ में ज्वलंत मुकुट वाले दानव सांप की दानव गोली निकाली। मुट्ठी के आकार की दानव गोली से लाल और सफेद रंग की 2 अलग अलग रोशनी निकलती थी। यदि कोई अनुभवी संग्रहकर्ता आसपास होता तो वह तुरंत ही इस विशेष दानव गोली को पहचान लेता, क्योंकि इसे कोई भी प्रारंभिक पृथ्वी श्रेणी का दानव जानवर कभी नहीं बना सकता था। और सौभाग्य से काले वस्त्र पहने ये बुजुर्ग ऐसे ही एक अनुभवी व्यक्ति थे। जैसे ही उसकी आंखें इस उत्तम खजाने पर पड़ीं, उनकी आंखें चमक उठीं, यहाँ तक कि उनकी सांस भी रुक गई जब वह अवचेतन रूप से दानव गोली को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। शिमयू ने जानबूझकर अपनी भौं उठाई और दानव गोली हवा में गायब हो गई। मास्टर गोंगशी, मैंने साबित कर दिया है कि मुझे वह दानव गोली मिल गई है जिसका आपने अनुरोध किया था। हालांकि आपकी जानकारी में ऐसी गलतियां थीं जो इस खोज में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए घातक साबित हो सकती थीं। हो सकता है कि मैं अंततः उस राक्षस को मारने में भाग्यशाली रहा हूँ, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह बिना किसी भारी कीमत के हुआ। शिमयू ने शांत स्वर में कहा, मैं आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से अपेक्षा करता हूँ कि वह इस बात से सहमत हो कि किसी प्रकार का मुआवजा देना उचित होगा, है ना? मुझे सच में अफसोस है कि मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया, सेक्ट फेलोशी। एक खुफिया जानकारी देने वाले के तौर पर यह पूरी तरह मेरी ही गलती थी।
सौभाग्य से सेक्ट फेलो शी ने खुद को एक बेहद काबिल विशेषज्ञ साबित किया है, जिसने तमाम मुश्किलों के बावजूद इस अनमोल खजाने को हासिल कर लिया। इसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए मैं अब तुम्हारे लिए लावा पूल के किराए की कीमत 50% से घटाकर 20% कर देता हूँ, यानी तुम्हें सिर्फ 1 करोड़ स्पिरिट स्टोन देने होंगे। सदमे से उबरते ही बुजुर्ग ने जल्दी से प्रस्ताव रखा। इस नीच व्यक्ति ने जो सुना है उसके अनुसार मध्य पृथ्वी श्रेणी की दानव गोली का औषधीय मूल्य किसी भी प्रारंभिक पृथ्वी श्रेणी की दानव गोली से कहीं ज्यादा है। क्या मैं गलत हूँ? शिम्यू ने दानव गोली देने के बजाय चाय की चुस्की लेते हुए स्थिरता से उत्तर दिया। शिम्यू की बात सुनकर काले वस्त्रधारी आदमी का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन आखिरकार उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है संप्रदाय के सदस्य शी, मैं तुम्हें 5 साल से ज्यादा समय के लिए अपना लावा पूल मुफ्त में दे रहा हूँ। उसने अपने बगल में खड़े लाल कपड़े पहने उपयाजक की ओर देखा और उस आदमी ने झट से एक वयस्क की हथेली के आकार का लाल टोकन निकाला। टोकन के एक तरफ कुछ अजीबोगरीब रूम खुदे हुए थे, जबकि दूसरी तरफ 19 अक्षर लिखे थे। ये लावा पूल नंबर 19 में प्रवेश करने का पास है, कृपया इसे अपने पास सुरक्षित रखें। संप्रदाय के सदस्य शे लाल रंग के कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शिम्यू को टोकन देते हुए कहा। अध्याय 385 धन उगाहना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। मास्टर गोंग शी बहुत उदार हैं। अगर मैं अभी सहमत नहीं हुआ तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। शिम्यू ने लाल टोकन लेते हुए उसे जांचते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। जब वे बातचीत कर रहे थे, शिम्यू ने ज्वलंत मुकुटधारी दानव सांप द्वारा निर्मित दानव गोली काले वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति को सौंप दी। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखों में उत्साह और कृतज्ञता के साथ दानव गोली को पकड़ रखा था। कुछ देर बाद उसने आखिरकार गहरी सांस ली, शिम्यू की तरफ देखा और हाथ बढ़ाकर कहा, सेक्ट फेलो शी, आपने बहुत मुश्किल समय गुजारा है। मैं जब तक माफी मांगता हूँ, कृपया यहीं आराम करें। डीकन वान, कृपया सेक्ट फेलो शी की अच्छी तरह से सेवा करें। आज से वह हमेशा सेलेस्टियल फायर आर्मरी के वीआईपी बने रहेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने निर्देश दिया और जल्दी से चले गए। लाल चोगा पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने झट से जैसा कहा गया था वैसा ही करने का वादा किया। फिर शिम्यू की ओर मुड़ा और बोला, संप्रदाय के सदस्य शी, कृपया पहले थोड़ा आराम करें। मैं दोपहर में आपको लावा पूल देखने ले चलूंगा। डीकन वान, अगर आपके पास समय हो तो क्या मुझे अभी वहां ले जाना ठीक रहेगा? शिम्यू ने पूछा। बेशक, जैसी आपकी इच्छा। संप्रदाय के सदस्य शे लाल रंग के कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बाहर जाते हुए कहा। शिम्यू उसके पीछे पीछे चला और दोनों जल्दी से दिव्य ज्वाला शस्त्रागार से निकलकर ब्लैक माउंटेन पीक की ओर चल पड़े, जो शहर के केंद्र में स्थित था। शहर का काला ज्वाला पर्वत भूमिगत अग्निशिराओं के माध्यम से इस क्षेत्र के सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखियों से जुड़ा हुआ है। ये पर्वत के लावा कुंड में निरंतर अग्नि और लावा की आपूर्ति करता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए बताया। मैं समझ गया। शिम्यू ने सोचते हुए सिर हिलाया। जैसे ही उसकी नजरें ब्लैक माउंटेन पीक पर टिक गईं, कुछ ही मिनटों में वे दोनों अंततः ब्लैक माउंटेन चोटी पर पहुंच गए। दूर से ब्लैक माउंटेन पीक ज्यादा ऊंचा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे, ये बहुत ही शानदार लग रहा था। ये लगभग 2 या 300 फीट ऊंचा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, अंदर से एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के अंदर कुछ टूटकर गिर रहा हो। शिम्यू और लाल वस्त्रधारी व्यक्ति तब तक चलते रहे जब तक वे पहाड़ की तलहटी में स्थित एक बड़े हॉल के प्रवेश द्वार पर नहीं पहुंच गए। मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन जब द्वार पर खड़े गार्डों ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और शिम्यू को देखा तो उन्होंने उन्हें अंदर जाने देने में संकोच नहीं किया। दोनों हॉल से होकर एक अंधेरे रास्ते पर चले गए। रास्ता काफी लंबा था। दोनों कुछ देर आगे बढ़ते रहे, फिर एक कोने से गुजरे जहाँ से रोशनी आ रही थी और बातचीत करती आवाजें सुनाई दे रही थीं। ब्लैक फ्लेम माउंटेन पर 100 से ज्यादा लावा कुंड हैं। सिद्धांततः ये शहर की मुख्य सरकार के अधीन है। हालांकि सरकार ने इनमें से 10वां हिस्सा छोड़ दिया है, जबकि बाकी को बोली के जरिए किराए पर दिया जाता है, क्योंकि ये रेड फ्लेम सिटी की बेशकीमती संपत्ति है। फिलहाल लावा कुंड का लगभग 5वां हिस्सा सेलेस्टियल फ्लेम आर्मरी ने किराए पर दे रखा है, ताकि इसे शोधन कार्यशाला में बदला जा सके। तो यह वही लावा कुंड है जिसके बारे में हमने बात की थी, जो शोधन के लिए मेरा कार्यस्थल बन गया है। लाल रंग के कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शिम्यू को आसपास दिखाते हुए बताया। शिम्यू की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं, क्योंकि वह खुद इसे देखना चाहता था। दुर्भाग्य से कार्यशाला एक गुप्त कक्ष में थी, जहां बिना अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। दोनों आगे बढ़ते रहे, बीच बीच में रास्ते में आने वाले 2 रास्तों से गुजरते रहे। आखिरकार वे रास्ते के नीचे पहुंच गए। जैसे ही शिम्यू ने चारों ओर देखा, उसकी नजर एक खास दरवाजे पर पड़ी। ये काले पत्थर का दरवाजा था, जो कुछ फीट ऊंचा था और चमकती हुई रोशनी से जगमगा रहा था। ये साफ तौर पर प्रवेश वर्जित होने के संकेत के तौर पर इतना ऊंचा बनाया गया था। दरवाजे के बीच में 19 लिखा हुआ था। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, भाई शी, मैंने तुम्हें जो टोकन दिया है उसका उपयोग करके सील खोलो। शिम्यू ने आज्ञा मानी और अपनी आस्तीन के नीचे रखा लाल टोकन निकाला। उसने उसमें अपनी असली क्यूई भर दी और पत्थर के दरवाजे के सामने टोकन लहराया। अचानक टोकन पर एक रोशनी चमकी और एक चमकीली किरण उड़कर पत्थर के गेट पर चमक उठी। टोकन की रोशनी के संपर्क में आते ही गेट सफेद रंग में चमक उठा। जैसे ही चमक कम हुई, पत्थर का गेट धीरे धीरे खुल गया। शिम्यू कराह उठा और पत्थर के दरवाजे को धक्का देकर खोलने की ताकत जुटाई।
अंदर एक छोटा सा काला रास्ता दिखाई दे रहा था। लावा पूल नीचे भूमिगत स्तर पर है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा जब वे पत्थर के द्वार से अंदर गए। दोनों भूमिगत मार्ग से होते हुए आगे बढ़े और कुछ ही देर में वे एक खुले स्थान पर पहुंच गए। पूरा भूमिगत क्षेत्र लाल रोशनी से घिरा हुआ था। जमीन और दीवारें लाल रंग की थीं। पूरे कमरे से इतनी तेज लाल रोशनी निकल रही थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। जमीन और दीवारों पर अंकित चिन्हों ने एक विशाल श्रृंखला बना रखी थी। बीच में 8 सफेद स्तंभों से घिरा एक तालाब था। कुंड के अंदर चिपचिपा लाल मैग्मा था। तीव्र गर्मी के कारण उसमें बुलबुले उठते थे और गैस के बुलबुले के फैलने से कभी कभी फव्वारे की तरह फुहारें निकलती थीं। फिलहाल लावा पूल के चारों ओर स्थित 8 सफेद स्तंभों से सफेद रोशनी की किरण निकल रही थी, जिसने मैग्मा को नियंत्रित कर लिया और उसे इस तरह से फटने से रोक दिया। पूरे भूमिगत स्थान में अग्नि गुणों की उच्च सांद्रता थी, जिसके कारण यह इतना गर्म था कि सांस लेने पर गले में दर्द होने लगता था। तो ये लावा पूल है। आप क्या सोचते हैं? संप्रदाय के सदस्य शे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। शी म्यू ने भूमिगत पत्थर के कमरे में चारों ओर देखा, सांस ली और उसमें से निकलती अग्नि की आभा को महसूस किया। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। हाँ, यह मेरी उम्मीद से बेहतर है। मुझे खुशी है कि यह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा। संप्रदाय के सदस्य शे लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। फिर लाल कपड़े पहने आदमी ने अपनी आस्तीन से सफेद जेड का एक टुकड़ा निकाला और उसे शे म्यू को दे दिया। इस जेड स्लिप में लावा पूल से जुड़े कुछ नियमों का विवरण दिया गया है। कृपया इसे बाद में ध्यान से पढ़ें क्योंकि यह भविष्य में आपके काम आएगी, उन्होंने कहा। डीकन वान, हर चीज के लिए धन्यवाद। शे म्यू ने जेड स्लिप लेते हुए अपना आभार व्यक्त किया। अगर मैं आपकी और कोई मदद नहीं कर सकता तो मैं अब यहाँ से चला जाता हूँ, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। कृपया अपने रास्ते पर सुरक्षित रहें, डीकन वान। लाल कपड़े पहने व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक झुककर जवाब दिया और कमरे से बाहर चला गया। शी म्यू ने जेड की पर्ची माथे पर लगाई और जानकारी अपने दिमाग में समाती रही। आधे घंटे बाद आखिरकार उसने आंखें खोलीं, लेकिन वह थोड़ा भ्रमित सा लग रहा था। वह जल्दी से लावा कुंड के पास स्थित 8 खंभों के पास गया। उनमें से एक के पास बैठकर उसने उसे अपने हाथों से 2 बार थपथपाया। खंभे खुल गए और एक जाली उभरी जो एक गोल पत्थर के नाले के साथ एक खिड़की जैसी थी। पत्थर का ये पात्र एक गोलाकार संरचना थी जिसमें 7 या 8 आत्मा पत्थर लगे हुए थे जो कंपन के साथ ध्वनि उत्पन्न करते थे। शी म्यू ने खिड़की बंद कर दी और दूसरे खंभे की तरफ बढ़ा। उसने दूसरा खंभा खोला और वही हुआ। थोड़ी देर बाद शी म्यू ने धुंधली और अनिश्चित भाव से उन 8 खंभों को फिर से देखा। उसने एक पल आराम किया, सिर हिलाया और आह भरी। जेड स्लिप से उसे लावा कुंड की निषिद्ध संरचना विधि, जिसे 8 द्वार आत्मा संग्रह सरणी कहा जाता है, के बारे में पता चला। इसमें एक मजबूत सुरक्षात्मक क्षमता और उसकी शक्ति को सीमित करने की क्षमता थी। इस संरचना की मदद से लावा कुंड को विस्फोट से बचाने के अलावा अग्नि आधारित वास्तविक क्यूई को भी संचित किया जा सकता था। हालांकि इतनी शक्तिशाली व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनगिनत स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत होती है। जेड स्लिप पर जो लिखा था उसके अनुसार किसी को कम से कम लगभग 80 स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत होगी। अग्नि भरी व्यूह रचना महंगी है और 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला की साधना भी। हालांकि शी म्यू के पास इस खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा आत्मा पत्थर थे, फिर भी कुछ ही महीनों में वे निस्संदेह सूख जाएंगे। शी म्यू कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन अंत में वह मुड़ा और लावा पूल से बाहर चला गया। काले ज्वाला पर्वत से वह एक हरे पंखों वाली उड़ान गाड़ी लेकर यूई के निवास के लिए उड़ चला। शी म्यू ने शॉवर के ऊपर से कई की ओर देखा और अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। हजारों ज्वालामुखी से लौटने के बाद से कई बेचैन और उदास था। पूरी यात्रा के दौरान उसने कुछ नहीं कहा था। कई, क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। क्या तुम बीमार हो? शी म्यू ने कई का ध्यान खींचने के लिए अपना कंधा उठाते हुए कहा। कयर की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने शी म्यू को देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे मत बताओ कि यह इसलिए है क्योंकि तुमने 100,000 ज्वालामुखियों के धुएं को सांस के द्वारा अंदर लिया था? शी म्यू ने अचानक पूछा। नहीं, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ। थोड़ा आराम ठीक रहेगा, कई ने कहा। शी म्यू ने जल्दी से कई के माथे पर अपनी उंगली रखी और अपनी असली क्यूई पक्षी के शरीर में पहुंचा दी। जैसे ही कई के शरीर से जहर साफ हुआ, उसने राहत की सांस ली। चलो थोड़ा आराम करते हैं। शी म्यू ने अपनी आस्तीनें लहराईं और कई को उसमें डाल दिया ताकि उसे आराम मिल सके। उसकी उंगलियों के एक झटके से हरे पंखों वाली उड़ती गाड़ी यूई के घर की ओर तेजी से बढ़ गई। कुछ ही देर बाद वे यूई के निवास पर पहुंचे। भाई शी, तुम आखिरकार वापस आ गए। हजारों ज्वालामुखियों की यात्रा कैसी रही? सब कुछ ठीक रहा। यूई उत्साह से शी म्यू की ओर मुस्कुराते हुए आंगन से बाहर आया। खैर, कुछ दुर्घटनाएं हुई, लेकिन आखिरकार मैं ज्वलंत मुकुटधारी दानव सांप द्वारा निर्मित दानव गोली वापस पाने में कामयाब रहा। मैंने दिव्य अग्नि शस्त्रागार से एक लावा कुंड भी किराए पर लेने में सफलता प्राप्त की, शी म्यू ने खुशी से बताया। सचमुच, ये बहुत बढ़िया है। बधाई हो, भाई शी, यूई ने बधाई देते हुए हंसते हुए कहा। शी म्यू ने अपनी आस्तीन के नीचे से एक जेड स्लिप निकाली और यूई को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा। भाई यू, यह उन चीजों की सूची है जिन्हें मैं खरीदना चाहता हूँ। आप शहर से ज्यादा परिचित हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप इसे देखकर मुझे बताएंगे कि मुझे अपनी जरूरत की चीजें कहाँ मिल सकती हैं। जेड स्लिप पर उन वस्तुओं की एक सूची अंकित थी जिनकी शी म्यू को 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला का अभ्यास करने के लिए आवश्यकता थी।
इसमें कुछ अग्नि आधारित नारकीय पोलारिस पत्थर और अग्नि शिकार संरचना के लिए आवश्यक विभिन्न सजावटी वस्तुएं भी थीं। यूई ने जेड स्लिप अपने हाथ में ली और उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर तुरंत गंभीरता छा गई। भाई शी, आप जो चीजें खरीदना चाहते हैं वे आसानी से नहीं मिलती। कुछ अग्नि आधारित इन्फिनल पोलारिस स्टोन शहर के द्वार पर दुकान के पास मिल सकते हैं, लेकिन सूची में दी गई ज्यादातर चीजें पश्चिमी हे महाद्वीप की अग्नि आधारित खदानों में ही मिलती हैं। दुर्भाग्य से अग्नि आधारित इन्फिनल पोलारिस स्टोन्स सैकड़ों हजार ज्वालामुखियों में नहीं बनते, यूई ने कहा। जैसे ही शिमयू ने ये सुना, उसके चेहरे पर निराशा का भाव उभर आया। नारकीय पोलारिस पत्थर के बिना आग लगाने वाली संरचना की व्यवस्था और प्रदर्शन नहीं किया जा सकता था। अरे भाई शी, चिंता मत करो, मुझे शायद सही जगह नहीं पता, हो सकता है तुम्हें शहर की दुकानों में वो सारे इन्फिनल पोलारिस स्टोन मिल जाएं जिनकी तुम्हें जरूरत है, यूई ने जल्दी से दिलासा दिया। मुझे आशा है कि ऐसा होगा, शिमयू ने आह भरते हुए कहा। जहाँ तक भाई शी द्वारा मांगी गई औषधीय जड़ी बूटियों की बात है, मैं उन्हें प्राप्त करने में मदद करूंगा। 3 दिनों में मैं जरूरत की मात्रा लेकर वापस आ जाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं, यूई ने आश्वासन के तौर पर अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा। यह मेरा निजी मामला है, लेकिन आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि मुझे जो चाहिए वो कहाँ मिलेगा, मैं खुद खरीद लूंगा, शिमयू ने कहा। अरे भाई, इसकी चिंता मत करो, जैसा मैंने कहा ये बस एक छोटी सी बात है और इसमें किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। तुम इस बारे में मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यूई हंसा। ठीक है, तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। शिमयू ने सिर हिलाया और एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला और उसे यूई की ओर बढ़ा दिया। इसमें लगभग 30,000 स्पिरिट स्टोन हैं। कृपया इनका उपयोग इन्फिनल पोलारिस स्टोन्स खरीदने के लिए करें। आप अपनी मदद के लिए आभार स्वरूप शेष स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग अपने लिए कर सकते हैं। शिमयू ने कृतज्ञतापूर्वक कपड़े का थैला यूई के हाथों में देते हुए कहा। अध्याय 386। एक विकल्प। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। यह मेरी उम्मीद से कहीं अधिक है, शिमयू ने थोड़ा घबराते हुए कहा। रेड फ्लेम सिटी में रहने से उसे स्पिरिट स्टोन्स के बदले राक्षसों, दैत्यों और अयस्कों का शिकार करने जैसे मिशन और कार्य करने का अवसर मिला। अगर उसकी किस्मत अच्छी न भी हो तो भी वह कम से कम सैकड़ों स्पिरिट स्टोन्स कमा सकता था। लेकिन शिमयू को उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ एक मिशन में 30,000 स्पिरिट स्टोन्स कमा सकेगा। भाई यू, आपको नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। शायद मुझे अपने निजी मामलों में भाई यू से मदद मांगना बंद कर देना चाहिए, यूई के कुछ कहने से पहले ही शिमयू ने जल्दी से कहा। अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यूई ने कमरे से बाहर जाने से पहले झिझकते हुए कहा। यूई को विदा करने के बाद शिमम कमरे में जाकर बैठ गईं। अचानक उसे आंगन के बाहर से भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। हालांकि यह ठीक ठीक बताना मुश्किल था कि वह कहां से आ रही थी। जैसे ही शिमयू ने आवाज पहचानने के लिए बाहर देखा, उसे एक आकृति दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि मास्टर गोंगशी थे। मास्टर गोंगशी, शिमयू ने आंखें झपकाते हुए कहा और बूढ़े आदमी की ओर चल पड़ा। हाँ, नमस्ते संप्रदाय के साथी शे, मैं आपकी मदद के लिए आपका धन्यवाद करने आया हूँ। मेरा बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया है और यह सब आपकी बदौलत है। मैं आपका जितना आभारी हूँ कम है, काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। ओह मास्टर गोंगशी, आप बहुत दयालु हैं। मास्टर, आपकी बदौलत ही मैं लावा पूल मुफ्त में किराए पर ले पाया। ये तो बस एक छोटी सी कीमत है, शिमयू ने बूढ़े व्यक्ति को अपने घर में ले जाते हुए कहा। हे, यह आपके लिए एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैंने डीकन वान से सुना है कि सेक्ट फेलोशी कुछ समय पहले रेड फ्लेम सिटी गए थे। मैं सोच रहा था कि क्या सेक्ट फेलोशी सेलेस्टियल फायर आर्मी में अतिथि के रूप में शामिल होने में रुचि लेंगे। मेरे पास जो संसाधन हैं वे पर्याप्त से ज्यादा हैं, लगभग असीमित, चोगाधारी व्यक्ति ने कहा। मास्टर गोंगशी को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन संप्रदाय के सदस्य शी के यहाँ रेड फ्लेम सिटी आने का मुख्य कारण मेरे कौशल को निखारने के लिए एक लावा पूल किराए पर लेना था। इस समय मेरा किसी भी सेना में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, शिमयू ने स्पष्ट रूप से कहा। हे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तैयारी कैसी चल रही है, लेकिन अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बूढ़े ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, शिमयू ने सीधे कहा। कृपया मुझे इसके बारे में बताइए, काले कपड़े पहने आदमी ने कहा। मास्टर गोंगशी, क्या आपको पता है कि मैं पर्याप्त संख्या में इन्फिनल पोलारिस स्टोन्स कहाँ से खरीद सकता हूँ? शिमयू ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक कठोर भाव था और उसने साफ जवाब दिया। अगर मास्टर गोंगशी को ठीक से याद है तो जिस इन्फिनल पोलारिस स्टोन की आप तलाश कर रहे हैं वह केवल पूर्वी हे महाद्वीप में ही बनता है, जो रेड फ्लेम सिटी से काफी दूर है। उस स्तर का पत्थर कोई साधारण चीज नहीं है जिसे यूं ही गढ़ लिया गया हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि सेक्ट फेलोशी ऐसे अयस्कों का क्या करने की योजना बना रहे हैं? शिमयू ने एक क्षण के लिए संकोच किया और अंततः साहस जुटाकर इन्फिनल पोलारिस स्टोन के अपने प्रयोग के बारे में बता दिया। क्या संप्रदाय के सदस्य शे मास्टर गोंगशी को अग्नि शिविर की संरचना सौंप सकते हैं? मुझे इसके बारे में 1-2 बातें पता होंगी और संरचना को देखने से शायद मेरी याददाश्त ताज़ा हो जाए। शायद मैं आपको जरूरी अन्य सामग्री ढूंढने में भी मदद कर सकूं, वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। मास्टर गोंगशी, इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। आप पर बोझ बनने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, शिमयू ने खुशी से कहा और एक जेड पर्ची निकालकर बूढ़े व्यक्ति को दे दी।
काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने जेड पर्ची ली और उसकी सामग्री की जांच की। आधे घंटे के बाद अंततः वह वास्तविकता में वापस आ गया। मेरे अनुमान के अनुसार इन्फिनल पोलारिस स्टोन का उपयोग केवल संरचना को स्थिर करने और आग को फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। अन्य अग्नि आधारित अयस्क भी हैं जो इन्फिनल पोलारिस स्टोन की जगह ले सकते हैं। किस प्रकार का अयस्क? शे म्यू ने पूछा। अग्नि अयस्क। इस सरणी में अग्नि और क्रिस्टलीकरण का उपयोग होता है, इसलिए अग्नि अयस्क का प्रभाव नरकीय पोलारिस पत्थर से कई गुना बेहतर होगा। हालांकि अग्नि अयस्क का उपयोग ग्रेड ए स्पिरिट उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए करना काफी महंगा है। इसकी बड़ी मात्रा प्राप्त करना आसान नहीं है। संप्रदाय के सदस्य शे को मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, मास्टर गोंगशी। शी म्यू ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही उन्हें धन्यवाद दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला और उसने जेड पर्ची शे म्यू को सौंप दी। पश्चिम के गुरु, एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। शे म्यू ने बूढ़े आदमी के हाथ से जेड पर्ची लेते हुए कहा। जैसा उसने कहा, उसने आकाश विभाजक धनुष और हरा लबादा खोज निकाला। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने आकाश विभाजक धनुष की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने हरे लबादे को देखा, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने एक हरा लबादा हाथ में लिया और उसे गौर से देखा। जितना ज्यादा वह उसे देखता, उसकी नजरें उतनी ही ज्यादा एकाग्र होती गईं। शी म्यू ने बूढ़े आदमी के चेहरे पर भाव देखा लेकिन चुप रहा। काफी देर बाद काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने हरा लबादा नीचे रखा और आह भरी। शोधन तकनीक अद्भुत है। संप्रदाय के सदस्य शे, आपको ऐसा लबादा कहाँ से मिला? काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। मैंने इसे एक अभियान के दौरान प्राप्त किया था, इसलिए इसकी वास्तविक उत्पत्ति अस्पष्ट है। शी म्यू का जवाब सुनकर मास्टर गोंगशी के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। मास्टर गोंगशी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लबादा थोड़ा फटा हुआ है। मैं सोच रहा था कि क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? शी म्यू ने पूछा। हालांकि यह एक दुर्लभ खजाना है, लेकिन इसकी मरम्मत करना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। आपको कुछ दुर्लभ लकड़ी आधारित गुणों की आवश्यकता होगी। उनमें से एक है रॉयल स्पिरिट वुड, जो एक बहुत ही दुर्लभ सामग्री है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। रॉयल स्पिरिट वुड? मास्टर गोंगशी, क्या आप इसी की बात कर रहे हैं? शी म्यू ने हाथ हिलाते हुए पूछा। मेज पर अचानक एक मानव खोपड़ी के आकार का हरे रंग का लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। यह उन चीजों में से एक थी जो उसने राइजिंग सन सिटी में एक नीलामी में हासिल की थी। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखें उस सामग्री को देखते ही चमक उठीं। ये रॉयल स्पिरिट वुड है। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने चेहरे पर प्रसन्नता भरी नजर के साथ लकड़ी को धीरे से सहलाया। क्या मास्टर गोंगशी को यकीन है कि इससे लबादा ठीक किया जा सकता है? शी म्यू ने पूछा। ये लबादा बहुत नाजुक है और सिर्फ नीचे का हिस्सा फटा है। इसमें कोई शक नहीं कि इसका कम से कम 90% हिस्सा तो ठीक किया जा सकता है, बुजुर्ग ने कहा। तो फिर मैं यह मामला गुरु गोंगशी पर छोड़ता हूँ। अरे हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गया था अपने आकाश विभाजक धनुष के बारे में। मैं सोच रहा था कि क्या इसे उन्नत स्तर तक परिष्कृत किया जा सकता है। मैंने इसे परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री पहले ही तैयार कर ली है। शी म्यू ने हाथ हिलाते हुए कहा। ज्वलंत मुकुट दैत्य सांप की मांसपेशियों जैसी उच्च श्रेणी की सामग्री मेज पर प्रकट हुई। उनमें एक लाल क्रिस्टल भी था जो शी म्यू ने उस गुफा से प्राप्त किया था जहां ज्वलंत मुकुट दैत्य सांप रहता था। भूमिगत राक्षस जानवरों की मांसपेशियां। अरे रुको, ये तो ज्वलंत मुकुट वाले राक्षस सांप की मांसपेशियां हैं। अरे, क्या ये कुनवू का ज्वाला से झुलसा हुआ लोहा नहीं है? काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी लाल क्रिस्टल देखकर और भी उत्साहित हो गया। मुझे ये क्रिस्टल तब मिला था जब मैं हजारों ज्वालामुखियों में था। क्या यह मूल्यवान है? भ्रमित शी म्यू ने पूछा। बिल्कुल, कुनवू का ज्वाला जला हुआ लोहा सर्वोत्तम अग्नि आधारित अयस्कों में से एक है। पर्याप्त मात्रा में होने पर इसे एक असली जादुई हथियार में ढाला जा सकता है। इसे सिर्फ एक आत्मिक हथियार को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल करना बेकार होगा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने लाल क्रिस्टल पर हाथ रखते हुए कहा। सलाह के लिए धन्यवाद, मास्टर गोंगशी, लेकिन ये धनुष और तीर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शी म्यू ने कहा। चूंकि संप्रदाय के सदस्य शी जिद कर रहे हैं, मैं आपकी पसंद मान लूंगा। कुनवू के ज्वाला से झुलसे लोहे और ज्वलंत मुकुटधारी दानव सांप की मांसपेशियों के साथ इसे परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं होगी। बूढ़े व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर मैं इसे मास्टर गोंगशी पर छोड़ दूंगा। भुगतान के बारे में, संप्रदाय के सदस्य शे, इस लबादे ने मुझे प्रेरित किया है। अगर इसकी मरम्मत की प्रक्रिया सफल रही तो मेरी शोधन तकनीक अगले स्तर तक निखर जाएगी। ये सबसे अच्छा इनाम है जो आप मुझे दे सकते हैं। बाकी सामग्रियों के बारे में, अगर कुनवू का ज्वाला जला हुआ लोहा और ज्वलंत मुकुट दैत्य सांप की मांसपेशी बची हो तो आप उसका क्या करना चाहेंगे? बूढ़े व्यक्ति ने लबादा उठाकर उसे धीरे से सहलाते हुए पूछा। ठीक है, तो यह एक वादा है, शे म्यू ने खुशी से जवाब दिया। कुछ देर और बातचीत करने के बाद बूढ़ा आदमी अंततः लबादा, आकाश विभाजक धनुष और शोधन के लिए आवश्यक सामग्री लेकर चला गया। शी म्यू ने उस आदमी को बाहर निकाला, लेकिन वह अपने घर के छोटे से आंगन में वापस नहीं लौटा। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर एक गहरी सांस ली और हरे पंखों वाली उड़ती हुई गाड़ी पर सवार होकर भीतरी शहर की ओर चल पड़ा। वह जल्द ही व्हाइट टाइगर शॉप पहुंच गया, जो शहर के अंदरूनी हिस्से की सबसे बड़ी मटेरियल दुकानों में से एक थी। ग्राहकों से भरी होने के कारण काम सुचारू लग रहा था। जब शे म्यू दुकान में आया तो सफेद वस्त्र पहने कई कर्मचारियों ने उसे देखा, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं गया, क्योंकि वह अपने साधारण कपड़ों में बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा था। आखिरकार रेड फ्लेम सिटी में कई लोगों को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था।
अगर उन्होंने सामान खरीदा भी तो वो बस एक छोटा मोटा काम था। शिमयू ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की और अकेले ही दुकान में टहलते रहे। स्टोर के अंदर का अगला हिस्सा बहुत बड़ा था, सेलेस्टियल फायर आर्मरी से लगभग कई गुना बड़ा। वहाँ अनगिनत अलमारियां थीं जिनमें तरह तरह की सामग्रियां रखी हुई थीं। स्पिरिट ग्रास और स्पिरिट वुड से लेकर राक्षसों और दानवों से प्राप्त अयस्कों और अन्य सामग्रियों तक, यहाँ तक कि अपने सभी साहसिक कार्यों और अभियानों से प्राप्त विशाल ज्ञान के बावजूद शिमयू भी इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। थोड़ी ही दूरी पर एक युवा परिचारिका जो लगभग 17 या 18 साल की लग रही थी, शिमयू के पास आने से पहले एक पल के लिए रुकी। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप क्या ढूंढ रही हैं? मैं सोच रहा था, क्या आपके पास बिक्री के लिए कोई अग्नि अयस्क होगा? शिमयू ने पूछा। फायर और हजारों ज्वालामुखियों से निकलने वाला एक दुर्लभ अयस्क है और हमारी दुकान व्हाइट टाइगर में इसका भंडार है। आपको कितने चाहिए? युवा परिचारक ने जल्दी से जवाब दिया। अंततः संख्या बताने से पहले शिमयू कुछ देर रुका। ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं ये सौदा करने की स्थिति में नहीं हूँ। कृपया मेरे पीछे आइए, मैं स्वामी को बुलाता हूँ। इंतजार करते हुए बैठिए, युवा सेवक ने कठोर भाव से धीरे से कहा। रास्ता दिखाओ, शिमयू ने हाथ से इशारा किया। इस इशारे से सफेद वस्त्रधारी परिचारक को आश्चर्य हुआ। आधे घंटे के बाद शिमयू कई सफेद कपड़े पहने कर्मचारियों के साथ दुकान से बाहर आया और राहत की गहरी सांस ली। स्पिरिट स्टोन्स निश्चित रूप से उपयोगी हैं। ये सौभाग्य की बात थी कि वह राइजिंग सन सिटी में नीलामी में कुछ स्पिरिट स्टोन्स जीतने में सफल रहे, अन्यथा आज का दिन बहुत असहज होता। हालांकि वह अग्नि अयस्क खरीद पाया, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मास्टर गोंगशी ने कहा था। अग्नि अयस्क केवल ज्वालामुखी विस्फोट के तुरंत बाद ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। हालांकि इन्फिनल पोलारिस स्टोन अग्नि अयस्क के आकार के ही थे, फिर भी वही प्रभाव पैदा करने के लिए ये 10 गुना ज्यादा महंगा होगा। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला के पहले चरण की साधना के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण की आवश्यकता थी। पहले तो उसे चिंता थी कि ज्वाला की शक्ति पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन अग्नि अयस्कों का उपयोग करने का निर्णय लेने के बाद उसकी चिंता दूर हो गई। अग्नि अयस्कों की खरीद में उसके कम से कम 1/3 आत्मा रत्न खर्च हो गए। अग्नि भरी व्यूह रचना के रखरखाव के लिए जरूरी खर्च जुटाना कोई आसान काम नहीं था। जब शिमयू गहन विचार में डूबा हुआ था, वह हरे पंखों वाली उड़ने वाली गाड़ी पर सवार हो गया और अगली दुकान की ओर चला गया। अध्याय 387, शून्य को भेदना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। लावा कुंड संख्या 19 पर शिमयू ने मध्य श्रेणी के अग्नि गुण वाले सभी स्पिरिट स्टोन्स को गर्तों में डाल दिया। इसके साथ ही उन्होंने लावा कुंड के आसपास के जले हुए रेतीले क्षेत्र पर एक गोलाकार संरचना, दरअसल वे अग्निमय संरचना, की स्थापना पूरी कर ली थी। एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर ये था कि शिमयू ने डिफॉल्ट इन्फिनल पोलारिस स्टोन्स को अग्नि अयस्कों से बदल दिया था। जब प्रत्येक गर्त में अग्नि अयस्क डाल दिया गया तो संपूर्ण संरचना परिसर से एक हल्की लाल चमक निकलने लगी तथा एक हल्की भिनभिनाहट की ध्वनि सुनाई देने लगी। फिर निर्माण के बीच में कुंड में उबलता लावा अचानक अपने आप तेजी से घूमने लगा, जब तक कि वह एक भंवर में तब्दील नहीं हो गया। बहुत जल्द पूरे क्षेत्र का तापमान तेजी से बढ़ गया क्योंकि वातावरण में व्याप्त अग्निगुण ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। शिमयू ने राहत की सांस ली, ये जानकर कि बूढ़ा आदमी सही था। न केवल आग लगाने वाली संरचना ने अपना ऑपरेशन सफलतापूर्वक शुरू किया, बल्कि इसके प्रभाव भी पहले से बेहतर थे। वह पत्थर के कमरे के एक कोने में पहुंचा जहां एक संगमरमर की मेज रखी थी। उसकी सतह पर लगभग 2 फुट लंबी एक छोटी सी आकृति बनी हुई थी। संरचना के बीच में कय लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं। कुछ दिनों से कय एक प्रकार की सुस्ती से ग्रस्त थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह गहरी नींद में सो गई है। बेशक इस तरह की स्थिति पहले भी घटित हो चुकी थी, इसलिए इस बार शिमयू को इसकी उतनी चिंता नहीं थी। मीठे सपने। शिमयू ने लावा कुंड की ओर वापस जाने से पहले कय के पंखदार सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा। आग लगाने वाली संरचना के बीच में खड़े होकर शिमयू पालथी मारकर बैठ गए और गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और 9 क्रांति रहस्यमय कला की पहली परत के साथ प्रशिक्षण शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इलाके का तापमान बेतहाशा बढ़ गया। चारों तरफ से भीषण गर्मी की लहरें हवा में तैर रही थीं और अभूतपूर्व भीषण गर्मी ने उसकी इंद्रियों को त्रस्त करना शुरू कर दिया था। शिमयू को अपने खून में उबाल महसूस हो रहा था, मानो वह उबलने ही वाला हो। उसका बाहरी वस्त्र बहुत पहले ही सिकुड़कर फीका पड़ चुका था। उसके माथे पर नसें उभर आई थीं और पसीने की बूंदें बारिश की बूंदों की तरह लुढ़क रही थीं, मानो वह किसी धधकती आग में फंस गया हो। उन्होंने स्वयं को पीड़ा सहने के लिए मजबूर किया और अपनी साधना में लगे रहे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मिनट दर मिनट लावा ट्यूब 1 के कोने पर कंपन से रहित सफेद पत्थर धीरे धीरे ढेरों में जमा होते गए। एक लावा नलिकाएं पृथ्वी से बहते लावा से बनी गुफाएं हैं। कभी कभी यह अभी भी सक्रिय होती है, यानी जब पास में कोई ज्वालामुखी फटता है तो विस्फोट से निकला लावा अभी भी इसी चैनल से बह सकता है। कभी कभी यह विलुप्त हो सकती है, इसलिए हमारे पास बस ठंडी चट्टानों से बनी एक लंबी गुफा ही बचती है। अग्निगुण ऊर्जा की एक असंख्य मात्रा आग लगाने वाले समूह के मध्य में एकत्रित हो गई और हवा में नाचती हुई चिंगारियों का रूप ले लिया, इससे पहले कि वे झरने के समान एक स्थिर धारा में गिरें। शिमयू ऐसा लग रहा था मानो उसे आग की बौछार से गड़ा जा रहा हो, क्योंकि उसकी त्वचा का हर इंच चमकदार लाल हो गया था। चमक मन से उज्ज्वल और इसके विपरीत बदल रही थी।
जैसे जैसे उनकी साधना जारी रही, शिम्यू का जला हुआ सूखा हुआ बायां हाथ आश्चर्यजनक रूप से अपनी मूल सामान्य लंबाई पर लौट रहा था। शिम्यू का दिल थोड़ा धड़का, उसके शरीर में रक्त का प्रवाह अचानक तेज हो गया क्योंकि रियल क्यूई का प्रवाह उसके डेंटियन में बह गया और उसके शरीर के हर हिस्से में फैल गया। उन्होंने इस तकनीक पर ध्यान करते हुए अपने दांत पीस लिए तथा उमड़ते हुए रियल क्यूई के प्रत्येक कण को अपनी बाईं हथेली में लेने की इच्छा व्यक्त की। उसका बायां हाथ, जो पहले कोयले जैसा काला था, धीरे धीरे अपना रंग बदलकर सुर्ख लाल हो गया और उसकी त्वचा पर चटक लाल रंग की रेखाएं उभर आईं। उसके बाएं हाथ के कुछ हिस्सों पर सुनहरे अंगारे कुछ देर के लिए नाचते रहे, जबकि उसके हाथ की त्वचा की त्वचीय परत से भाप निकल रही थी। यह एकमात्र परिवर्तन नहीं था। उनका बायां हाथ, जिसका वजन पहले लगभग 100 टन था, हल्का होने लगा। इसके तुरंत बाद उसकी बाईं हथेली पर एक दर्दनाक सूजन फैल गई, मानो हर रक्तवाहिका और नस फटने वाली हो। शिम्यू ने कुछ सेकंड तक दर्द सहन किया, जब तक कि अचानक उसका बायां हाथ लाल नहीं हो गया क्योंकि उसके हाथ से चिलचिलाती गर्मी की लहरें निकलने लगीं, जिससे अनजाने में ही वातावरण में गर्म लहरें पैदा हो गईं। जैसे जैसे ये लहरें गुफा की दीवारों को बनाने वाली आग्नेय चट्टानों से टकरातीं, वे भी धीरे धीरे उबलती रहीं और तब तक चमकती रहीं जब तक कि उनमें से एक चमकदार लाल रंग की रोशनी नहीं निकल आए। समय बीतता गया और दीवारों से मैग्मा रिसने लगा, मानो चट्टान ही पिघलने वाली हो। समय तेजी से बीतता गया, ऋतुएं आईं और चली गईं। इसी तरह 3 साल बीत गए। इस समय लावा ट्यूब के खुले भाग से एक चमकदार लाल चमक निकली, जहां लावा पूल संख्या 19 स्थित था। शिम्यू आग लगाने वाली संरचना के बीच में पालथी मारकर बैठा था। उसका शरीर लाल रंग की आभा से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल लाल कोकून को देख रहा हो, जिसके भीतर कभी कभी चमकती सुनहरी रोशनी की झलक मिल जाती थी। छी छी, लाल कोकून फट गया। इसकी प्रचंड ऊर्जा की तरंगें पूरे गुफा में फैल गईं तथा मजबूत आग्नेय दीवारों की परतें उड़ गईं। धमाका! शिम्यू का चेहरा लाल और हरे रंग से रंगा हुआ था। उसकी हर रक्तवाहिका फूल रही थी और फैल रही थी, जबकि रियल क्यूई का एक प्रवाह उसके डेंटियन में चक्करदार, घूमती हुई गति से ऊपर उठ रहा था। जैसे जैसे ये तेजी से ऊपर उठ रहा था, रियल क्यूई किसी तरह ज्यादा ठोस, थोड़ी घनी और चिपचिपी होती जा रही थी। जैसे जैसे घूर्णन गति जारी रही, रिक्त रियल क्यू चक्रवात धीरे धीरे सिकुड़ता गया, जब तक कि वह एक पारदर्शी तरल में जम नहीं गया जो धीरे धीरे घूम रहा था। शिम्यू की लाल त्वचा अपनी पुरानी रंगत में लौट आई थी, हालांकि उस पर काली मिट्टी जमी हुई थी। उसके शरीर पर लाल रंग की कुछ हल्की सी चमक अभी भी चमक रही थी। अचानक ये लाल प्रकाश के गोले हवा में उमड़ पड़े और फिर एक तेज चमक बिखेरने लगे। वे इकट्ठे हुए और एक अस्पष्ट आकार बनाया, फिर लगभग कई गज ऊंचे एक लाल वानर की जीवंत ऊर्जा संरचना में संघनित हो गए। एक फुसफुसाहट के साथ उसने अपने 2-3 गज लंबे ज्वालारूपी पंख फैला दिए। गर्जन! जैसे जैसे वानर के मुंह से आग निकलती गई, उसकी ऊर्जा संरचना धीरे धीरे अधिक से अधिक भौतिक होती गई। जब अंतिम लाल गोला अंततः शिम्यू के शरीर से बाहर निकलकर ऊर्जा संरचना में शामिल हो गया, तो लाल बंदर ने अपनी छाती पीट ली और बुरी तरह से चीखने लगा। उसके शोर से गुफा इतनी जोर से हिल गई कि दीवारें टूट गईं और मलबा और चट्टानें नीचे गिरने लगीं। शिम्यू की आंखें खुल गईं और उसकी पुतलियां खुशी से भर गईं। इन 3 वर्षों में उसने जो प्रगति की, वह अद्भुत थी। आखिरकार उसने 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला की पहली परत पर किसी न किसी रूप में पूर्णता प्राप्त कर ली थी। फिर पिछली नीलामी से प्राप्त राक्षसी वानर के रक्तसार की सहायता से वह सर्वशक्तिमान वानर पुनर्जन्म की कला का 7वां स्तर प्राप्त करने में सफल रहा, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति और भी बढ़ गई। अब इस दिन वह एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला में एक सफलता हासिल करने में कामयाब रहा। उसके डेंटियन में प्रवाहित क्यूई पूरी तरह से द्रवित हो गई थी, जिससे वह एक मार्शल आर्ट चरणबद्ध रूप में कार्य करने में सक्षम हो गया। दूसरे शब्दों में, शिम्यू सफलतापूर्वक एक नए चरण में प्रवेश कर गया था और एक वास्तविक पृथ्वी श्रेणी का योद्धा बन गया था। शिम्यू अपने शरीर के हर हिस्से में कच्ची शक्ति का संचार महसूस कर सकता था। हो सकता है कि टैटू परिवर्तन के जरिए वह पहले भी पृथ्वी श्रेणी की शक्ति की अवस्था में पहुंच चुका हो, लेकिन वह इतनी प्रचंड कभी नहीं थी। इसके अलावा टैटू के जरिए पृथ्वी श्रेणी की शक्तियों को ग्रहण करने से उसकी आत्मा के भ्रष्ट होने का खतरा था। कहने की जरूरत नहीं कि पृथ्वी श्रेणी की शक्तियों का पिछला अनुकरण असली चीज के सामने फीका पड़ गया। शिम्यू ने हाथ के इशारे से आदेश दिया और उसके ऊपर मंडराते क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट ने अपना मुंह खोला और शुद्ध लपटों की एक लंबी सांस छोड़ी जो आग के बादल की तरह इकट्ठा हो गईं। लपटों से दम घुटने वाली गर्म लहरें निकल रही थीं और हवा के अणु तीव्र गर्मी में ऐंठ रहे थे। यह आदिकालीन नरक है। प्रभाव देखकर शिम्यू प्रसन्न हो गया। यह एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला को 10वें स्तर तक पूरा करने की परिणति थी। अभ्यासी को मार्शल आर्ट की एक चरणबद्ध तकनीक सीखनी थी जिसे प्रिमोडियल इन्फर्नो कहा जाता है, जो कि कैनन के अनुसार ब्रह्मांड के अराजक आकाश से अग्नि खींचती है। राक्षसों और मरे हुओं के विरुद्ध प्रिमोडियल इन्फर्नो का प्रयोग बहुत प्रभावी होगा। शिम्यू के मन में एक विचार आया और उसके ऊपर मौजूद क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट उसके विचारों के जवाब में लाल रोशनियों के एक झुंड में विभौतिक रूप धारण कर उसके शरीर में समा गया। फिर शिम्यू ने एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन निकाला और उसे उसके हाथ में रख दिया ताकि उसकी ऊर्जा पुनः भर जाए। क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट और उसका प्राइमोडियल इन्फर्नो प्रभावशाली थे, लेकिन उनके शरीर पर उनका प्रभाव आनुपातिक रूप से बहुत ज्यादा था।
उसके शरीर में ट्रू क्यूई की मात्रा, जो अभी अभी अर्ली अर्थ रैंक में पहुंची थी, केवल क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट को बुलाने और प्राइमोडियल इन्फर्नो को ठीक एक बार क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त थी। उसकी खर्च की गई वास्तविक क्यूई केवल कुछ मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स को अवशोषित करने के बाद ही पूरी तरह से पुनः प्राप्त हुई। उसने गहरी सांस ली और एक बार फिर हाथ का इशारा किया। उसके शरीर से लाल रोशनियां निकलकर उसके पीछे दो बड़े लपटों के रूप में फैल गईं। उसने पंख फड़फड़ाए और तुरंत हवा में उठ गया, लावा ट्यूब के अंदर तेजी से चक्कर लगाता हुआ। यह एक अविश्वसनीय रूप से गतिशील उड़ान थी। थोड़ी देर बाद शी म्यू ने एक और हाथ का इशारा किया और उसके पीछे के पंख लाल चिंगारियों में बदल गए। उसने एक हवाई कलाबाजी की और अपने दोनों पैरों पर स्थिर होकर जमीन पर उतरा। यह विशेष तकनीक, ज्वलंत पंख ऊर्जा निर्माण, क्रिम्सन एप ऊर्जा निर्माण की तुलना में वास्तविक क्यूई खपत के मामले में कहीं अधिक रूढ़िवादी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने ज्वलंत पंखों की सहायता से शी म्यू अब युद्ध के दौरान अपने दुश्मनों पर एक कुशल बाज की तरह फुर्तीले हवाई हमले कर सकता था। साथ ही वह बचाव के लिए भी उत्तम था। ये युद्ध में हरे पंखों वाली उड़ती गाड़ी के इस्तेमाल से कहीं अधिक गतिशील होगा। शी म्यू खड़े हुए और उन्होंने आग लगाने वाली सेना के संचालन को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने अपना झुलसा हुआ काला हाथ अपने सामने लाया और उसे मुट्ठी में भींच लिया। फिर संतुष्टि के भाव से उसे फिर से मोड़ा। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला में थोड़ी सफलता मिलने के बाद उसका बायां हाथ पहले की तुलना में काफी हल्का और ज्यादा निपुण हो गया था। उसके बाएं हाथ की यह प्रगति संभवतः पृथ्वी पद पर उसकी उन्नति और पुनर्जन्म के 7वें स्तर की प्राप्ति का भी परिणाम थी। अब उसे अपने बाएं हाथ और उसके विचित्र गुणों से कोई अपरिचितता महसूस नहीं होती थी, भले ही वह अपने मूल सामान्य रूप में लौटने से अभी भी कोसों दूर था। शी म्यू ने अपनी नजरें अपने बाएं हाथ से हटा ली और उसे मुट्ठी में भींचकर अपने शरीर में रियल क्यूई इकट्ठा कर ली। उसकी मुट्ठी के आसपास की हवा उबलने लगी क्योंकि उसकी बाईं मुट्ठी के चारों ओर ऊष्मा ऊर्जा इकट्ठा हो गई थी। शी म्यू को अपने बाएं हाथ का तापमान तेजी से बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था, मानो उसने अपना हाथ उबलते लावा में डुबो दिया हो। उसके शरीर में दौड़ता हुआ रक्त भी उबल रहा था, मानो कोई जबरदस्त शक्ति उसके शरीर के कोकून से बाहर आने वाली हो। एक पीड़ा के साथ उसने सारी ऊर्जा अपने बाएं हाथ में निर्देशित की और फिर उसे हवा में ऊपर की ओर घुमाया। बूम! उसके हाथ से बेलगाम शक्ति का एक गरजता हुआ ज्वार फूट पड़ा और पूरी ताकत से शून्य को चीरता हुआ वास्तविकता के ताने बाने से एक बड़ा सा गड्ढा उधेड़ दिया। छोटी छोटी दरारें, जिनमें सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दे रहा था, बिना किसी मिटने के निशान के दिखाई दे रही थीं। उसी समय आग की दीवारों से ऊष्मा की लहरें रिसने लगीं। आश्चर्यजनक रूप से दीवारें पिघलती हुई प्रतीत हुईं और लावा धीरे धीरे सतह से नीचे की ओर बहने लगा, मानो दीवार अब एक चमकते हुए कंबल से ढक गई हो। यहाँ तक कि शी म्यू भी जो कुछ उसने देखा उससे दंग रह गया। उसने एक बार एक स्वर्ग श्रेणी के विशेषज्ञ को एक अविश्वसनीय शक्ति का जिक्र करते सुना था जो इतनी शक्तिशाली थी कि शून्य को भेद सकती थी। लेकिन शी म्यू ने 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला के पहले स्तर में थोड़ी सी सफलता और अपनी पृथ्वी श्रेणी की क्षमताओं के साथ मिलकर यह उपलब्धि पहले ही हासिल कर ली थी। अगर वह अपनी साधना जारी रखता है तो उसके लिए कैसी भयानक शक्तियां इंतजार कर रही होंगी। इस एक मौके ने उसके डेंटियन की सारी क्यूई पूरी तरह से खत्म कर दी थी, लेकिन उसके बाएं हाथ का असर इतना जबरदस्त था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसे लगा कि शायद वह भविष्य में किसी स्वर्ग श्रेणी के महाशक्तिशाली का सामना करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल कर सकेगा। शीतो, क्या ये तुम्हारी शानदार वापसी का हिस्सा है? और जब मैं शानदार कहता हूँ तो मेरा मतलब शानदार धमाका होता है। अचानक कई की हमेशा की तरह की झुंझलाहट शी म्यू के कानों में गूंजने लगी। उसने मुड़कर देखा तो कई, जिसका चेहरा धूल और राख से सना हुआ था, उसकी ओर उल्टा हुआ आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस महागिरफ्तारी ने उसे काफी परेशान कर दिया था। ओह, तुम तो जाग गए? शी म्यू ने पूछा। कई उसी समय गहरी नींद में सो गया था जब शी म्यू ने अपने साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वयं को दुनिया से अलग कर लिया था, जिसका अर्थ था कि पक्षी लगभग 3 वर्षों तक सोया रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो शोर मचा रहे हो उसके बीच में अब भी सो सकता हूँ? मैं बस ये देखने ही वाला था कि तुम क्या कर रहे हो, और तभी अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे। मैं तो लगभग चकनाचूर हो गया था, बता दूं। कई ने शिकायत करते हुए अपने पंख फड़फड़ाते हुए शी म्यू के पास पहुंचा। कई के सिर के मुकुट पर 3 पंख थे। उसके सफेद पंख के पास एक नया हल्के सुनहरे रंग का पंख उगाया था और स्पष्ट रूप से चमक रहा था। कई, तुम्हें वह सुनहरा धागा कब मिला? शी म्यू ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पक्षी के सिर पर थपथपाते हुए पूछा। आओ आओ, क्या थोड़ा और धीरे से थपथपाने से तुम्हें तकलीफ होगी? शितो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया है ना? कई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शी म्यू कुछ कहने ही वाला था कि कई ने अचानक अपना सिर एक तरफ झुका लिया। उसकी नजरें गुफा के बंद दरवाजे पर टिक गईं। चिड़िया की आंखों की सफेद चमक में एक हल्की सुनहरी चमक चमकती हुई प्रतीत हुई। अध्याय 388। एक मुहर। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद ये यहाँ है, कई ने घोषणा की। शी म्यू थोड़ा चौंका। उनका लावा कुंड जमीन के नीचे था, फिर भी कई न सिर्फ गुफा के प्रवेश द्वार तक देख सकता था बल्कि यह भी पहचान सकता था कि वह आगंतुक कौन है। इसका मतलब था कि गहरी नींद के बाद कई की दृश्य क्षमता में एक बार फिर किसी तरह का परिवर्तन आ गया था, जिससे वह धरती के आर पार भी देख सकता था। कुछ ही क्षणों बाद उनकी गुफा में प्रवेश करते ही यूई ने अपने हाथ में एक संग्रहण वलय निकाला। भाई शी, इन 3 महीनों में संचित आत्मा रत्नों की संख्या लगभग 5,06,000 की।
आपके अनुरोध के अनुसार मैंने उनमें से लगभग 80% को अग्निगुण वाले आत्मा रत्नों से बदल दिया। प्रवेश द्वार के पास चुपचाप खड़ा उसने अब रेशमी कढ़ाई वाला नीला चोगा पहन रखा था। उस गरीबी का कोई निशान नहीं जो 3 साल पहले उसे सता रही थी। ये साफ दिख रहा था कि वह भी कुछ हद तक आराम की जिंदगी का आनंद लेने लगा था। धन्यवाद भाई यू, शिमयू ने अंगूठी लेते हुए उत्तर दिया। ओह, कुछ नहीं हुआ भाई शी, मेरे बहुत बड़े उपकारक रहे हैं, इसलिए इस बेचारे को आपके कुछ काम निपटाने का सौभाग्य मिला। यूई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आग लगाने वाली संरचना और लावा कुंड के सामान्य रखरखाव के कारण शिमयू की अग्निगुण वाले स्पिरिट स्टोन्स की मांग इन 3 वर्षों में इतनी बढ़ गई थी कि उसे लगातार उनके लिए वस्तु विनिमय करना पड़ता था। एब्सोल्यूट यांग अल्केमिकल पिल्स पर अपनी निर्भरता के साथ शिमयू ने यूई से इन कामों को पूरा करने में मदद करने का अनुरोध करना शुरू कर दिया और इनाम के तौर पर स्पिरिट स्टोन्स की एक निश्चित मात्रा दी। ऐसा कई बार हुआ। अंततः यूई ने स्वेच्छा से शिमयू का वफादार विषय बनने की पेशकश की। शिमयू खुद पहले तो हिचकिचा रहा था, फिर भी वह आदमी जिद पर अड़ा रहा और उसने वही कदम उठाया जो हो साई लेई ने पहले उठाया था। उसने अपनी आदिम आत्मा का एक अंश अलग किया और उसे एक आत्माबंदी मनके में बंद करके शिमयू को सौंप दिया। उसने अपनी वजह रेड फ्लेम सिटी में बर्बर लोगों के हाथों लगातार हो रही बदमाशी से अपनी हताशा बताई। इसके अलावा शिमयू के साथ रहने से उसकी जिंदगी उस समय की तुलना में बेहतर हो गई थी जब वह डार्क मून कल्ट का सक्रिय सदस्य था। बेशक शिमयू जानता था कि उसे क्या चाहिए। अपने अग्नि आत्मा भंडार के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उसे आत्मा रत्नों के बदले ताबीज बनाने में कुछ समय लगाना होगा। फिर भी अपनी गुफा से बाहर जाना उसकी साधना प्रक्रिया में बाधा बनेगा। यूई, जैसा कि उसने देखा था, एक समझदार और योग्य व्यक्ति था, लेकिन उस व्यक्ति का सबसे अच्छा गुण शायद सामाजिक शिष्टाचार में उसकी संयमशीलता थी, जैसे दूसरों की निजता का सम्मान करना। इसलिए एक संक्षिप्त विचार के बाद शिमयू ने यूई के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। जैसा कि अपेक्षित था, यूई उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में बहुत सक्षम था। साथ ही वह बाहर से आने वाली खबरों और घटनाओं का एक बड़ा स्रोत भी था। भाई शी, क्या तुम अभी पृथ्वी श्रेणी में आगे बढ़े हो? यूई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हाँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ स्पष्ट उत्तर दिया। सी, बधाई हो, यूई ने कहा। ही, अच्छा भाई यू, तुमने भी इसमें एक बड़ी सहायक भूमिका निभाई थी। अच्छा, ठीक है। दानव जाति के उस गिरोह के बारे में कोई दिलचस्प खबर जिसने मानव रूप धारण कर लिया था? शिमयू मुस्कुराया और फिर विषय को एक बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ दिया। यूई ने अपनी छाती से एक सफेद जेड टोकन निकाला और उसे सौंप दिया। शिमयू ने उसे कुछ देर अपने माथे पर रखा, फिर एक स्टोरेज रिंग निकाली और यूई को देते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया क्या हुआ। अब ये ताबीज ले लो और ध्यान रखना कि तुम उस दानव जाति के गिरोह की नजरों से ओझल न हो जाओ। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे जरूर संपर्क करूंगा। यूई ने अपना कार्य प्राप्त करने के बाद प्रणाम किया और चला गया। कुछ दिनों बाद सेलेस्टियल फायर आर्मरी में शस्त्रागार में कारोबार अभी भी सामान्य रूप से चल रहा था, लगभग वैसा ही जैसा 3 साल पहले था। शिमयू ने अपना सिर उठाया और शस्त्रागार के प्रवेश द्वार पर लगे साइन बोर्ड को ध्यान से देखा, फिर इमारत में घुस गया। एक ग्राहक को देखकर हरे कपड़े पहने एक परिचारक जल्दी से उसकी सेवा करने के लिए आगे आया। भाई शी, आपको यहाँ देखना कितना दुर्लभ अवसर है। लाल चोगा पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी ने शिमयू के पास आते हुए हाथ हिलाकर परिचारक को विदा किया। ये पहले वाला डीकन वान ही था, हालांकि अब उसने दुकानदार जैसा रूप धारण कर लिया था। शिमयू ने दोनों हाथ जोड़कर उसे सलाम किया। नमस्ते डीकन वान, मुझे यकीन है कि संप्रदाय के सदस्य शी के पास हमेशा की तरह कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है। कृपया हम अपनी बातचीत निजी कक्ष में जारी रखें। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उस विशेष आगंतुक को देखकर अपने हल्के सदमे से उबरते हुए तुरंत उत्तर दिया। शिमयू ने सिर हिलाया और दोनों दूसरी मंजिल पर स्थित निजी कक्ष में चले गए। 3 वर्षों की गहन साधना के बाद आपकी प्रगति में आए विशाल छलांग के लिए मेरी हार्दिक बधाई। संप्रदाय सदस्य शे, लाल वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। नहीं, ये तो बस एक छोटा सा सुधार है। मैं आज मास्टर गोंग शी से मिलने आया था, क्या वह उपलब्ध हैं? शिमयू सीधे बैठते हुए पूछा। हाँ, वह आज शस्त्रागार में है। 1 मिनट रुकिए। अधेड़ उम्र के आदमी ने जाने से पहले सिर हिलाया। 15 मिनट बीतने के बाद निजी कक्ष का दरवाजा खोला गया, जिसमें मास्टर गोंग शी काले परिधान में शिमयू की ओर आते हुए दिखाई दिए। शिमयू को देखते ही उस आदमी की आंखें चमक उठीं। सेक्ट फेलो शी, बहुत समय हो गया। वाह, देखो क्या तरक्की है। बहुत बहुत बधाई। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं मास्टर गोंग शी, शिमयू ने विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अब आप जानते ही हैं कि वे क्या कहते हैं। कुछ लोग आपके पास तभी आते हैं जब कोई कारण होता है। तो मेरे संप्रदाय के सदस्य शी, आज आपका क्या कारण है? मास्टर गोंग शी बैठ गए और सीधे मुद्दे पर आ गए। यह नीच व्यक्ति आप जैसे गुरु से अग्निगुण आत्मिक ऊर्जा को सील करने में सक्षम दस्ताने बनाने का अनुरोध करना चाहता है। पावर सीलिंग दस्ताना? मास्टर गोंग शी ने अपनी भौहें उठाईं। हाँ, सच कहूँ तो मेरी साधना प्रक्रिया की अनोखी विशेषता के कारण मेरे बाएं हाथ की आध्यात्मिक ऊर्जा कभी कभी अनियंत्रित हो जाती है। मुझे एक ऐसे दस्ताने की जरूरत है जो शक्ति के उत्सर्जन को रोक सके। शिमयू ने अपने बाएं हाथ को देखते हुए समझाया, जो भूरे चमड़े के दस्ताने से ढका हुआ था। नौक्रांति रहस्यमय कला का अभ्यास करने में अपनी पहली सफलता प्राप्त करने के बाद से शिमयू अपनी नई जबरदस्त शक्ति से उत्साहित था, जब तक कि समय ने इसमें एक नई चेतावनी प्रकट नहीं की।
उसके बाएं हाथ के भीतर की शक्ति अनियंत्रित हो जाती थी और शिम्यू अभी भी इसे नियंत्रित करने में अनुभवहीन था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ अवसरों पर उसने अनजाने में अपनी वास्तविक क्यूई खर्च करते समय गलती से इसे नष्ट कर दिया। असहाय होकर अंततः उसने यह विचार अपनाया कि वह शक्ति को अपने बाएं हाथ में तब तक बंद रखेगा जब तक उसे इसकी आवश्यकता न हो। मास्टर गोंगशी ने शिम्यू के बाएं हाथ को देखा और सिर हिलाने से पहले थोड़ा सोचा। मैं समझ गया। क्या आप पहले से ही कोई समाधान लेकर आए हैं, मास्टर गोंगशी? शिम्यू ने पूछा। दस्ताने बनाना मेरे कौशल में है, हाँ, लेकिन आपकी साधना तकनीक की शक्ति को देखते हुए मुझे डर है कि केवल मानव सिर वाले ज्वाला सैलामेंडर की खाल से बना दस्ताना ही इस काम के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ समस्या यह है कि यह विशेष खाल बहुत लंबे समय से उपलब्ध नहीं है, उस आदमी ने समझाया। मैं इस मानव सिर वाले ज्वाला सैलामेंडर को कहाँ पा सकता हूँ? यह एक ऐसा जानवर है जो केवल ज्वालामुखी के नीचे भूमिगत में ही पाया जा सकता है। हालांकि यह मायावी माना जाता था, कुछ हद तक निम्न श्रेणी का जानवर होने के बावजूद इसका शिकार करना अभी भी काफी कठिन है। अगर ऐसा है तो यह नीच प्राणी अपनी किस्मत आजमाने के लिए 100,000 ज्वालामुखियों की ओर जाएगा। शिम्यू ने फैसला किया। वह उस क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए थोड़ी देर और रुके जहां उनके लक्ष्य को देखा गया था, तथा उसके बाद वह रवाना हो गए। इस बार वह सीधे शहर से बाहर चले गए। हरे पंखों वाली उड़ती गाड़ी पर खड़े होकर शिम्यू कई की ओर मुड़ा। इस बार हमारा निशाना काफी चालाक बताया जा रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नई दृश्य क्षमता इस काम के लिए उपयुक्त है? छी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, कई ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। शिम्यू ने सिर हिलाया और अपने दाहिने हाथ से हरे पंखों वाली उड़ती गाड़ी हरे प्रकाश की एक श्रृंखला के साथ क्षितिज से होकर ज्वालामुखियों के सबसे गहरे क्षेत्र की ओर बढ़ गई। आधे घंटे बाद हरे रंग की एक चमक चमकी और फिर शिम्यू दिखाई दिया, जो ज्वालामुखियों के बीच एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर रुक गया। उसके सामने वह इलाका था जो मानव सिर वाले ज्वाला सैलामेंडर के दर्शन के लिए जाना जाता है। तो सावधान, इस क्षेत्र के आसपास भूतापीय हलचल बहुत तेज है, इसलिए हमें अचानक ज्वालामुखी विस्फोट के लिए तैयार रहना चाहिए, कई ने आगे देखते हुए बताया। शिम्यू की भौहें थोड़ी से कुड़ गईं। उसे जमीन पर बिखरे काले ठोस पदार्थ दिखाई दे रहे थे। हो सकता है कि ये ज्वालामुखी का लावा हो जो अभी अभी किसी विस्फोट से ठंडा हुआ हो। बूम बूम बूम, कई ने अपनी बात पूरी ही की थी कि नीचे की धरती से एक तेज गड़गड़ाहट हुई, जो किसी धीमी गड़गड़ाहट जैसी नहीं थी, और जमीन जोर से कांप उठी। पास के एक छिद्र से मैग्मा का एक बड़ा स्तंभ बाहर निकला, जो लावा की फुहार बनकर नीचे बरसा। सौभाग्यवश विस्फोट से उनकी दूरी उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त थी। यह विशेष विस्फोट बहुत ही कम समय तक चला, क्योंकि यह कुछ ही सेकंड के बाद रुक गया। हालांकि इससे पहले कि लावा की हर एक बूंद वापस जमीन पर गिरती, एक और वेंट भी फट गया, और इसी तरह छोटे ज्वालामुखियों के इस समूह में भी विस्फोट जारी रहा। बिना किसी गणना योग्य पैटर्न के लगातार विस्फोट होते रहे। ये लगभग आधे घंटे तक चलता रहा, फिर कुछ कम होने के संकेत दिखाई दिए। हालांकि एक दो छिद्रों से अभी भी लावा के स्तंभ निकल रहे थे। ये बहुत खतरनाक जगह है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि उस बूढ़े गोंगशी ने कहा था कि मानव सिर वाले फ्लेम सैलामेंडर को पकड़ना आसान नहीं है, कई ने डरते हुए कहा। चिंता मत करो, हमें बस ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और सब ठीक हो जाएगा, शिम्यू ने अपनी हरी पंखों वाली उड़ती गाड़ी को पीछे हटाते हुए कहा। उसके पीछे लाल रंग की एक चमक दिखाई दी, उसकी पीठ से आग की लपटों के दो विशाल पंख निकल आए। एक जोरदार फड़फड़ाहट के साथ शिम्यू आगे की ओर उड़ गया। वव रुको, शिटो, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हूँ, कई डर के मारे चीखा। उसके पंजे शिम्यू के कपड़ों पर कसकर फांस गए। शिम्यू उसकी चीखों को अनसुना करता हुआ अपने ज्वालामय पंखों को फड़फड़ाता हुआ ज्वालामुखियों के बीच के दर्रों से असाधारण कुशलता से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था। साथ ही उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को अपने नीचे के हर क्षेत्र में फैलाना शुरू कर दिया। बायां ज्वालामुखी खतरनाक है, दायां वाला, वह भी शिम्यू के कंधे पर बैठी गए, पूरे समय बिना रुके चिल्ला रही थी। पिघले हुए लावा के खंभे धरती से अप्रत्याशित रूप से उछलते खंजरों जैसे थे, जिनका निशाना ऊपर की किसी भी चीज को भेदने का था। फिर भी कई की दूरदर्शिता और अपने ज्वाला पंखों की चपलता की मदद से शिम्यू ने बिना किसी चूक के हर विस्फोट को आसानी से चकमा दिया और ज्वालामुखी क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से की ओर तेजी से बढ़ता रहा। कई भी धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक घबराहट से शांत हो गया था। वह प्रत्येक विस्फोट के समय की भविष्यवाणी कर रहा था, साथ ही साथ मानव सिर वाले ज्वाला सैलामेंडर को भी खोज रहा था, जिसकी आंखों से सफेद रोशनी की दो किरणें निकल रही थीं। तो लक्ष्य दिख गया, जमीन लगभग 7 या 8 गज गहरी है, कई अचानक चिल्लाया। शिम्यू का चेहरा खिल उठा, उसकी देह बीच उड़ान में ही रुक गई। जैसे ही उसने कई द्वारा बताई गई दिशा में देखा, उसने अपनी साझा दृष्टि सक्रिय कर ली। उसके नीचे की धरती अचानक पारदर्शी हो गई। एक छिपकली जैसा प्राणी, लगभग 2 या 3 गज चौड़ा, धरती पर ऐसे उछल रहा था मानो वह पानी में तैर रही मछली हो। सैलामेंडर का रंग पूरी तरह से लाल था, उसके सिर के शीर्ष पर काले रंग के पैटर्न बने हुए थे, जो मानव चेहरे का आकार दे रहे थे। शिम्यू ने अपना हाथ घुमाया और उसमें से लाल रंग की एक किरण निकली, जो धीरे धीरे गायब हो गई, और एक लाल रंग का लंबा धनुष दिखाई दिया, जो आधे वयस्क जितना ऊंचा था। धनुष की डोरी, जो किसी व्यक्ति की छोटी उंगली जितनी मोटी थी, पूरी तरह से लाल रंग की थी। धनुष के अंगों पर रून की रेखाएं उकेरी गई थीं, जो तीव्र ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित कर रही थीं। यह उसका आकाश विभाजक धनुष था, जो अब एक आध्यात्मिक उपकरण बन चुका था और एक नए स्तर पर पहुंच गया था।
जिस सामग्री से यह बना था उसके कारण इससे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगे इतनी प्रचंड थीं कि यह मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण के स्तर तक पहुंच गया था। शिमयू ने कोई तीर नहीं चलाया बल्कि धनुष की डोरी को कसकर खींचा और धनुष की शाखा को पकड़ लिया। धनुष पर लाल रोशनी की किरणें दिखाई देने लगीं जब तक कि वे एक वयस्क की भुजा जितनी मोटी एक ज्वलंत तीर का रूप नहीं ले गईं जो धनुष के पायदान पर लगी हुई थी। जब शिमयू ने सतह के नीचे छिपे मानव सिर वाले ज्वाला सैलामेंडर पर निशाना साधा, धरती की गहराई में मानव सिर वाले फ्लेम सैलामेंडर ने सहज रूप से कुछ महसूस किया क्योंकि उसने धरती में और भी गहराई तक खुदाई शुरू कर दी थी। शिमयू ने उपहास किया और अपने धनुष की डोरी छोड़ दी। उसका जलता हुआ तीर धनुष से निकला और सीधा धरती में धंस गया जिससे केवल एक झुलसा हुआ छेद रह गया। अगले ही मिलीसेकंड में भूमिगत से एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। 10 दिन बाद दिव्य अग्नि शस्त्रागार के एक कक्ष में शिमयू आंखें बंद किए चुपचाप बैठा था। इस बीच कई चुपचाप उसके कंधे पर लेटा हुआ था। उसका रोएदार सिर बाएं से दाएं घूम रहा था और वह कमरे को गौर से देख रहा था। जैसे ही मास्टर गोंगशी अंदर आए, कक्ष का दरवाजा अचानक जोर की चरमराहट के साथ खुल गया। शिमयू की आंखें खुल गईं और उन्होंने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अध्याय 389 अनिवार्य बने। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। आपको प्रतीक्षा कराने के लिए क्षमा चाहता हूँ, संप्रदाय सदस्य शी। मास्टर गोंगशी ने एक उत्तम लकड़ी का बक्सा सौंपते हुए कहा। शिमयू ने डिब्बे में हाथ डाला और एक लाल चमड़े का दस्ताना निकाला। उसकी बनावट मुलायम थी और ऊपर एक छोटा सा रून बना हुआ था। हर उंगली से लेकर दस्ताने के निचले हिस्से तक 5 सुनहरी रेखाएं थीं जो उसे एक आदर्श सुनहरा रून बना रही थीं। जिस क्षण शिमयू ने दस्ताने पहने, सुनहरा रून चमक उठा और उसके बाएं हाथ में एक अकथनीय शक्ति प्रवाहित हुई। उसके हाथ से निकली हिंसक अदम्य शक्ति तुरंत शांत हो गई, मानो उसे सील कर दिया गया हो। शिमयू बहुत खुश हुआ और उसने बिना किसी असुविधा के अपना बायां हाथ हिलाया। मानव सिर वाले फ्लेम सैलामेंडर का चमड़ा न केवल सील करने की क्षमता रखता है बल्कि टिकाऊ भी है। मैंने इसे मजबूत बनाने और दस्ताने की मजबूती बढ़ाने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया है। भविष्य में आप इसे बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने गर्व से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर गोंगशी, शिमयू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। कुछ ही देर बाद शिमयू दिव्य ज्वाला शस्त्रागार से निकलकर कुछ देर आराम करने के लिए काले ज्वाला पर्वत के लावा कुंड में वापस चला गया। जब उसे फिर से ऊर्जा महसूस हुई तो वह उठा और अपनी साधना जारी रखने के लिए अग्नि भरी व्यूह रचना शुरू कर दी। लावा पूल में 1 और महीने के बाद शिमयू का पूरा शरीर लाल रोशनी में लिपटा हुआ था, लगभग एक विशाल रेशमकीट कोकून की तरह। लाल कोकून कुछ देर तक चमकता रहा। चमकती रोशनियां शिमयू के शरीर में समाहित हो गईं। शिमयू ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह पिछले महीने से कड़ी मेहनत कर रहा था लेकिन नौक्रांति रहस्यमय कला में कोई प्रगति नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? शिमयू हैरान था। जब से उसने ये तकनीक सीखी थी 3 सालों में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ आग की लपटें ज्यादा तेज नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिमयू ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। अग्नि भरी व्यूह रचना को रूपांतरित करने के लिए अग्नि अयस्क का उपयोग करने से अग्निगुण क्यूई की आभा अपने चरम पर पहुंच गई थी। निस्संदेह इसने 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला में निपुणता प्राप्त करने की आवश्यकताओं को पूरा किया था। शायद समस्या ये थी कि वह स्वयं कुछ गलत कर रहा था। शिमयू ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला का पहला चरण सुनाना शुरू किया, लेकिन उनका प्रयास एक बार फिर विफल हो गया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वर्गीय पशु आत्मा का रक्त नहीं है? उसने निराशा में अपनी आंखें खोलते हुए सोचा। 9 क्रांति रहस्यमय कला के वर्णन के अनुसार यह न केवल शरीर को प्रशिक्षित करती है बल्कि शरीर में स्वर्गीय पशु आत्मा के रक्त को भी प्रशिक्षित करती है। उसने उस समय जियांग झू से कुछ रक्त धुंध ग्रहण की थी, लेकिन शायद यह 9 क्रांति रहस्यमय कला के पहले चरण में महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह बड़बड़ाते हुए अपनी हंसी रोक नहीं सका। स्वर्गारोहण शिखर पर उसे फिर से सफेद वानर दिखाई दिया। दैत्य कुल द्वारा उसकी पूजा और स्तुति की जा रही थी। निस्संदेह ये पश्चिमी हिमालय महाद्वीप का कुख्यात सफेद वानर ही था। उस समय उसे 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन अब उसे इस तकनीक में थोड़ी सफलता मिल गई थी। उसके सपने में सफेद वानर 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला का अभ्यास कर रहा था। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता था। उसे एक राक्षस कबीले का नेतृत्व करते हुए पश्चिमी ही महाद्वीप की ओर जाते देखा जा सकता था और बर्बर लोग डोंगझो महाद्वीप के एक कोने में वापस आ गए थे। इतने वर्षों तक वह अपनी साधना में पूरी क्षमता से प्रयास करता रहा। अगर उसे अपनी शक्ति बढ़ानी होती तो वह सूर्य और चंद्रमा की शक्ति को अवशोषित करने के लिए विशालतम समुद्र को पार करने और सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने से भी नहीं हिचकिचाता। अब जब उसने 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला में निपुणता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया तो ये स्पष्ट था कि कला के पहले चरण को पूरा करने के लिए उसे अधिक सफेद वानरों का रक्त अवशोषित करने की आवश्यकता होगी। सफेद बंदर का खून कहाँ से प्राप्त किया जाए, ये सोचकर शिमयू निराश हो गया। यह अनुमान लगाने के अलावा कि सफेद बंदर एक स्वर्गीय जानवर है, वह किसी और चीज के बारे में अनभिज्ञ था। ओह, यह सही है। शिमयू को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से पश्चिमी ही महाद्वीप का नक्शा पलटा। उसने उसे देखा और एक नुकीला क्षेत्र उसकी नजर में आ गया।
वह स्वर्ग आरोहण शिखर था। हालांकि शीमू को पता था कि सफेद वानर स्वर्गारोहण शिखर पर नहीं रहता, तो क्यों न वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए, शायद उसे कुछ सुराग और जानकारी मिल जाए कि सफेद वानर असल में कहाँ है। शीमू ने नक्शे को देखा और एक बवंडर के रूप में हौंफने लगा। अगले ही पल दृश्य अचानक बदल गया और शीमू ने खुद को एक अनजान घाटी में पाया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर स्वयं को एक सफेद वानर के शरीर में पाया है और वह अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। वह अनजाने में फिर से स्वप्न में खो गया था। रात हो चुकी थी और उसके चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। कभी कभी नदी के बहने की आवाज सुनाई देती थी। आसमान से हल्की चांदनी चमक रही थी, जिससे एक धुंधला सा दृश्य बन रहा था। घाटी अजीबोगरीब चट्टानों से भरी हुई थी। हल्की चांदनी में पत्थर दांतों जैसे लग रहे थे, मानो वे किसी चीज को चबाने वाले हों। एक अज्ञात ध्वनि आई, जिसके बाद 4 राक्षसी साए प्रकट हुए। वे एक वानर, एक विशाल भालू, एक लाल लोमड़ी और एक बैल प्रतीत हो रहे थे। सभी राक्षस कुलों के प्रतीत हो रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि इन राक्षस कुलों का नेतृत्व श्वेत वानर कर रहा था, क्योंकि वे सभी उसके सामने दंडवत होकर घुटने टेक रहे थे। सफेद बंदर चुप रहा और बिना कुछ कहे घाटी से चला गया। अन्य 4 राक्षस भी घुटनों के बल बैठे हुए स्थान से उठे और उनके पीछे चले गए। वे जल्द ही जंगल से गुजरकर एक विशाल पर्वत शिखर पर पहुंच गए। वह बहुत ही शानदार लग रहा था। शीमू आश्चर्य से हौंफने लगा, क्योंकि यह प्रसिद्ध स्वर्ग आरोहण शिखर था। सफेद बंदर चारों राक्षसों को पहाड़ के चारों ओर ले गया और अंततः एक चट्टान के सामने रुक गया। उसने एक गहरे लाल रंग का अयस्क निकाला और किसी तरह का मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, अयस्क एक घूमती हुई चमक के साथ चमकने लगा और उसमें से प्रकाश की एक किरण निकली और उनके सामने चट्टान पर जा गिरी। जैसे ही एक गुफा उभरी, एक दरार की आवाज फूटने लगी। सफेद बंदर जानवरों के साथ गुफा में दाखिल हुआ और एक नम रास्ते से चलता हुआ आगे बढ़ा। वे ज्यादा खुश और प्रफुल्लित लग रहे थे। लगभग 100 फीट का एक विशाल क्षेत्र उसकी नजर में आया। इतने लंबे समय तक बंद और अछूते रहने के कारण हवा में एक दुर्गंध भर गई थी। खाली स्थान के मध्य में भूरे पत्थर के 12 विशाल स्तंभ थे, जो एक पूर्ण वृत्त बना रहे थे। चट्टान के चारों ओर हर कोने में कांसे के दिए रखे थे। बंदर के हाथ हिलाने पर दियों से सफेद जुगनू प्रकट होकर पूरे कमरे को रोशन कर देते थे। अब जब दृश्य उज्ज्वल हो गया था, तो धूसर पत्थर के खंभों पर उकेरे गए ज्वलंत राक्षसी पैटर्न साफ दिखाई दे रहे थे। सफेद रोशनी की चमक में हर पत्थर के खंभे पर एक अलग पैटर्न दिखाई दे रहा था। विशालकाय भालू ग्रिफिन जैसी दिखने वाली एक मूर्ति को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही मूर्ति से शारीरिक संपर्क हुआ, उसने तुरंत धीमी सिसकियां भरीं। ये देखकर सफेद वानर ने तुरंत विशालकाय भालू का हाथ मूर्ति से हटा दिया और कुछ मंत्रोच्चार किया। मंत्रोच्चार पूरा होते ही दूसरा स्तंभ चमकने लगा और ग्रिफिन मूर्ति को सफेद पारदर्शी प्रकाश की किरण में ढकने लगा। ग्रिफिन शांत होने लगा। सफेद वानर ने गुस्से से भालू राक्षस को घूरा और उन्हें कुछ ऐसा कहा जिससे वे स्तब्ध रह गए। उसके बाद किसी ने भी मूर्तियों को छूने की हिम्मत नहीं की। सफेद वानर चारों राक्षसों को पत्थर के खंभे के चारों ओर घुमाकर एक बगल के रास्ते में ले गया। थोड़ी देर बाद वे एक गुप्त कमरे में पहुंच गए। गुप्त कमरा छोटा था, सिर्फ 20 या 30 फीट का। छत के बीचों बीच एक पत्थर का दरवाजा था जो बिल्कुल शुद्ध और सफेद था, बिल्कुल जैड जैसा। ये तो पता नहीं था कि इसे बनाने में किस तरह के पत्थर और सामग्री का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन दरवाजे की सतह से एक गर्म रोशनी निकल रही थी। सफेद बंदर ने अपना हाथ घुमाया और एक टोकन निकाला, जिसे उसने पत्थर के दरवाजे के सामने हिलाया ताकि वह धीरे धीरे खुल जाए। बंदर ने कुछ नहीं कहा और एक हाथ घुमाया। सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली और चारों राक्षसों पर चमकी। उन्हें सुनहरे इंद्रधनुषी प्रकाश की किरण में बदल दिया और उन्हें पत्थर के दरवाजे में खींच लिया। शीम्यू को अपने सामने सुनहरी रोशनी चमकती हुई महसूस हुई। अगले ही पल उसने देखा कि वह एक विशाल हॉल में पहुंच गया था। हॉल के बीचों बीच एक सुनहरी वेदी थी, जिस पर एक रहस्यमयी आत्मा का निशान उकेरा हुआ था। जब सफेद बंदर वेदी के पास पहुंचा, तो कहीं से एक लकड़ी का बक्सा प्रकट हुआ। बक्सा अंधेरे में लग रहा था, लेकिन सफेद जुगनुओं की तेज रोशनी में वह साफ दिखाई दे रहा था। सफेद बंदर ने बक्से को वेदी के बीच में रख दिया और चारों राक्षसों के साथ कुछ शब्द फुसफुसाए। चारों राक्षस जनजातियों ने सहमति में सिर हिलाया और वेदी के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन शीम्यू को मंत्र के सही शब्दों के बारे में अनिश्चितता थी। वेदी की सतह पर आत्मा का चिन्ह चमकने लगा और घने रूम उभरने लगे, जो धीरे धीरे लकड़ी के बक्से के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। चारों राक्षसों ने खून निकाला। जैसे ही खून जमीन पर गिरा, वह आपस में मिल गया और डिब्बे के चारों ओर एक घेरा बन गया। जब खूनी अंगूठी लकड़ी के बक्से तक पहुंची, तो बक्सा जोर जोर से कांपने और हिलने लगा, मानो अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राक्षस जनजाति के सदस्य भ्रमित और भयभीत थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या करें। जब सफेद बंदर ने ये देखा, तो उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसकी उंगलियों से लाल रोशनी की एक किरण निकली। खून की एक बूंद लकड़ी के बक्से पर गिरी और चमक उठी। रक्त से सुनहरी रोशनी की एक बूंद नीचे की ओर छलक कर लकड़ी के बक्से पर गिर पड़ी और फिर रुक गई। सफेद बंदर गुस्से से दहाड़ा और उसके चारों ओर मौजूद राक्षस जनजाति के सदस्य तुरंत शांत हो गए और लकड़ी के बक्से पर अपना जादू तेज कर दिया। वेदी की सतह पर मौजूद आत्मा का रूम धीरे धीरे छोटा होता गया और आखिरकार लकड़ी के बक्से से चिपक गया। जैसे ही उनकी आंखों के सामने रोशनी चमकी, बक्सा अचानक गायब हो गया। लकड़ी के बक्से के ऊपर घूम रहा सफेद बंदर का खून घूमना बंद हो गया। वह न सिर्फ नीचे गिर गया,
बल्कि एक क्रिस्टल रक्त जड़ में बदल गया जो वेदी के बीचों बीच जड़ा हुआ था और लाल रोशनी की एक किरण छोड़ रहा था। शिमयू का शरीर थोड़ा झटका खा गया और वह तुरंत अपने सपने से वापस आ गया। जब वह पूरी तरह से जागा तो वह बहुत खुश हुआ। सच है, नींद में डूबे लोगों को तकिया तोहफे में दिया जाएगा। स्वर्ग के स्वर्गारोहण शिखर पर सफेद बंदर का खून बचा है। एक तरह से स्वर्गारोहण शिखर अनिवार्य है। रैंक में उन्नत होने के बावजूद स्वर्गीय वू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षण के बिना दानव जनजाति क्षेत्र जोखिम भरा था। शिमयू ने आह भरी और एक वस्तु निकाली। यह कोई और नहीं बल्कि यूई द्वारा दी गई आदिम आत्मा थी। उसे पकड़ते ही एक सफेद प्रकाश की किरण मनके में समा गई। आधे घंटे के बाद यूई लावा पुल पर पहुंचा। नमस्ते भाई शी, चूंकि आपने मुझे बुलाया है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? यूई ने शिमयू को प्रणाम करते हुए आदरपूर्वक पूछा। क्या आपको वो लोग याद हैं जिन्होंने अर्ध रूपांतरित दानव जाति के साथ व्यापार किया था? क्या आप अब भी उनके संपर्क में हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरे अब भी अच्छे संबंध हैं। क्या स्वर्गारोहण शिखर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना संभव है? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस प्रकार की जानकारी खोज रहे हैं? यूई ने हैरानी से पूछा। स्वर्ग आरोहण शिखर के आसपास के वातावरण के बारे में और यह अभी कैसा है? शिमयू ने यूई की ओर देखते हुए कहा। जहाँ तक मुझे पता है, स्वर्ग आरोहण शिखर की रक्षा 3 प्रमुख राक्षस जनजातियों द्वारा की जाती है। चंद्र भालू, आकाश लोमड़ी और नीला बंदर। उनकी सुरक्षा व्यवस्था हर दिन इतनी कड़ी होती है कि बाहर से कोई भी व्यक्ति बिना पकड़े अंदर नहीं आ सकता। ये लगभग असंभव है, यूई ने कहा। अध्याय 390 ट्रैकिंग। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शिमयू एक क्षण के लिए चुप रहा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। भाई शी, कृपया मुझे पूछने की अनुमति दें। क्या आप स्वर्ग आरोहण शिखर पर जाने की योजना बना रहे हैं? यूई ने पूछने से पहले संकोच किया। शिमयू की आंखें डगमगा गईं, लेकिन वह चुप रहा। यह इस बात का संकेत था कि उसका जवाब हाँ था। यूई ने कहा, मेरी गुस्ताखी के लिए क्षमा करें, लेकिन अगर भाई शी वहाँ जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको आधा साल इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों? शिमयू ने पूछा। लगभग 7-8 महीने पहले मैंने सुना था कि दानव जनजाति स्वर्गारोहण शिखर पर एक भव्य समारोह आयोजित करेगी। इसे रूप धारण समारोह के नाम से जाना जाता है। दानव जनजाति के सभी नेता इस समारोह में शामिल होंगे। चूंकि स्वर्गारोहण शिखर के रक्षक भी इसमें शामिल होंगे, इसलिए शिखर निहत्था रह जाएगा, यूई ने बताया। शिमयू की आंखें तुरंत चमक उठीं। अगर इतना बड़ा समारोह स्वर्ग के रैंक वाले दानव राजा की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के रूप में आयोजित होने वाला था, तो स्वर्ग के आरोहण शिखर की सुरक्षा शायद इतनी कड़ी नहीं होगी। ये बिना किसी को पता लगे चुपके से अंदर घुसने का एक अच्छा समय होगा। शिमयू ने कहा, कृपया फॉर्म ग्रहण समारोह के बारे में पूछताछ करें और अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करें। जरूर, यूई ने सिर हिलाया। इसके अलावा कृपया आप जिस राक्षस जनजाति के संपर्क में आए हैं उसकी सामग्री को भी छांट लें, यदि संभव हो तो अधिक विस्तार से। ठीक है, मैं करूंगा। ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था, भाई शी। यूई ऐसे रुक गया मानो उसकी अपनी ही बातें उसे रुला रही हों। भाई यू, क्या कुछ और है? शिमयू ने यूई के हाव भाव देखे। मैंने 2 राक्षस कबीलों के बारे में भी कुछ खबर सुनी है। यह आपके और आपकी यात्रा के लिए उपयोगी हो सकती है। मुझे इसके बारे में बताओ। हाल ही में दानव और बर्बर जनजातियों के बीच लगातार संघर्ष हुए हैं। कई छोटे छोटे युद्ध हुए हैं और मुझे इसका कारण पता चला। कहा जाता है कि दानव जनजाति स्पिरिट स्टोन खदान से बर्बर जनजाति के खनिज दासों का अपहरण कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इससे दोनों पक्षों के बीच और भी दुश्मनी हुई। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान बर्बर योद्धा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ज़ॉम्बी के एक अवतार को आदेश देते हैं। इसे ज़ॉम्बी आर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति डार्क मून होली कल्ट से हुई है। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। शिमयू ने सिर हिलाकर हाँ में हाथ हिलाया। यूई ने शिमयू को प्रणाम किया और जल्दी से पीछे हट गया। शिमयू विचारों में खोया हुआ था और उसने अपनी थोड़ी को छुआ। थोड़ी देर बाद उसने स्वर्ग आरोहण शिखर का नक्शा पलट दिया। ध्यान से देखने के बाद शिमयू ने अपना हाथ घुमाया, एक सफेद रंग की माला निकाली और जप शुरू कर दिया। अचानक उस माला से सफेद प्रकाश की एक किरण निकली, जिससे एक सफेद मंत्र जैसी आकृति बन गई। शिमयू ने फुसफुसाते हुए कहा कि जैसे ही छोटे सफेद अक्षर उभरे और प्रकाश की किरण में गायब हो गए। यूई हमेशा कामों में कुशल रहा था। कुछ ही समय बाद शिमयू को स्वर्ग आरोहण शिखर पर रूप धारण समारोह और दानव जनजाति के बारे में खबर मिली। स्वर्ग आरोहण शिखर पर रहने वाले दानव कबीले अक्सर व्यापार के लिए लालज्वाला नगर आते थे। यूई की रिपोर्टों के साथ शिमयू दानव कबीले के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने में लगा रहा। शिमयू ने कई को अपने कंधे पर बिठाकर दरवाजे से बाहर जाने से पहले लिखे हुए लेखों को पलटा। आधे महीने बाद शिमयू रेड फ्लेम सिटी के एक रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर खिड़कियों के पास बैठा था। उसकी मेज पर कुछ बर्तन, साके का एक बर्तन और शराब का एक गिलास रखा था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी नज़र खिड़की के बाहर एक दुकान पर टिकी थी। कई मेज पर खड़ा होकर अपना पूरा ध्यान खाने पर केंद्रित कर रहा था। जब से कई जागा है, उसे न सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स बल्कि वाइन और साके पीने में भी रुचि हो गई है। शराब की चुस्कियां लेते हुए वह कभी कभी संतुष्टि का भाव दिखाता। अचानक शिमयू की भौहें ऐसे उठीं जैसे कोई स्लेटी रंग का लबादा पहने आदमी रेस्टोरेंट के सामने वाली दुकान पर आ पहुंचा हो। उसका पूरा दुबला पतला शरीर उसके लबादे में लिपटा हुआ था और उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह आदमी दुकान से बाहर निकला, वह बिल्कुल भी नहीं रुका, बल्कि सीधे एक दिशा में चलता रहा।
शी म्यू ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने तुरंत कई को उठाया, जो अभी भी खाने पीने का आनंद ले रही थी, और रेस्टोरेंट के निचले तल पर चला गया। चूंकि अब तुम इतनी ऊर्जा से भरे हो, तो अब हमारे काम करने का समय है, शी म्यू ने कई से कहा, और उसकी नज़र भूरे रंग के वस्त्र पहने आदमी की पीठ पर पड़ी। यद्यपि कई अभी भी कुछ अनिच्छुक लग रहा था और उसने कुछ शब्द गुस्से से बुदबुदाए, फिर भी वह उड़कर आया और भूरे वस्त्र पहने हुए आदमी का पीछा किया। शी म्यू को उस आदमी का आगे तक पीछा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह कई की साझा दृष्टि के माध्यम से उसकी हर गतिविधि पर नजर रख पा रहा था। आधे घंटे के बाद भूरे कपड़े पहने आदमी एक दूर के आंगन में पहुंचा। कई पास की एक इमारत की छत पर उतरा। उसकी आंखें चमक उठीं, आंगन की दीवारें पारदर्शी हो गईं और शी म्यू अंदर क्या हो रहा था ये देख पाया। आंगन में एक बड़ी जगह थी और 1 दर्जन से ज्यादा कमरे थे। आंगन में कई परछाइयां और आकृतियां खड़ी थीं और मानो किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रही हों। ये लोग मानव पशु कहलाते थे। इनसे एक जंगली और तेज राक्षसी गंध आती थी, क्योंकि ये अर्ध रूपांतरित राक्षस जाति से आए थे। ये संभवतः एक ऐसा स्थान था जो आंतरिक शहर में अर्ध रूपांतरित दानव जाति से निपटने के लिए समर्पित था। जब धूसर वस्त्रधारी आदमी आंगन में आया और अपना वस्त्र उतारा, तो उसका रूप प्रकट हो गया। उसके चेहरे पर एक मानव सांप जैसी आकृतियां थीं। उसकी आंखें हरी थीं और उसका चेहरा सांप की तरह शल्कों से ढका हुआ था। उसकी बाहें भी बारीक काले शल्कों से कसकर ढकी हुई थीं। वह सांप दानव का जन्मजात स्तर था। जब सर्प दानव अंदर आया, तो आंगन में बैठे दानवों ने बस एक नजर डाली और फिर वापस मुड़कर अपने काम में लग गए। कुछ ने तो पीछे मुड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। सांप दानव आदमी बहुत ही असामाजिक लग रहा था। उसने न सिर्फ दानव जनजाति के दूसरे सदस्यों की तरफ से आंखें मूंद लीं, बल्कि सीधे कोने वाले कमरे में जाकर अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। छोटे से आंगन के बाहर, लगभग कुछ 100 फीट दूर, शी म्यू एक गली में दीवार से टिककर बैठा था। कई एर की आंखों से, जो स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था, उसके होठों के कोने में एक मुस्कान उभर आई। कई, अभी वापस आ जाओ। उसने कई से दिल से संपर्क किया। थोड़ी देर बाद कई वापस उड़ गया। शी म्यू, मुझे पता है कि आप लगभग 1 सप्ताह से इन अजीब राक्षस पुरुषों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन आप पहले से ही कई दिनों से इस विशेष सांप दानव पर जासूसी कर रहे हैं, कई ने कहा जब वह शी म्यू के कंधे पर उतरा। ठीक है, अब लगभग समय हो गया है, शी म्यू ने उत्तर दिया। हालांकि शी म्यू के शब्द अस्पष्ट थे, कई एर को उनके पीछे का असली मतलब पहले से ही पता था। कई ने बस समझकर सिर हिलाया। कई, आज से तुम्हारा मुख्य काम इस सांप दानव का पीछा करना है, शी म्यू ने आदेश दिया। समझ गया, कई ने सिर हिलाया। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। इस दौरान शी म्यू अक्सर लालज्वाला शहर की बड़ी दुकानों में तरह तरह की चीजें खरीदने जाता था। अपने खाली समय में वह आंगन में रहकर तरह तरह की मनमोहक चीजें बनाता रहता था। इस समय वह लावा कुंड के पास कम ही रुकता था। इस विशेष दिन शी म्यू शांत आंगन में बैठकर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बना रहे थे। तभी अचानक सफेद रोशनी की एक किरण चमकी। उसने जादुई कलम को हाथ में रखते हुए एक हल्की सी झलक दिखाई। उसने तुरंत हाथ हिलाया और उसकी हथेली पर सफेद रंग का एक चित्र उभर आया। चित्र के ऊपर सफेद अक्षरों की एक पंक्ति तैर रही थी। शी म्यू की नजर उस छोटे से अक्षर पर पड़ी और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। आधे घंटे बाद वह रेड फ्लेम सिटी के एक रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। चूंकि खाने का समय अभी करीब नहीं था, इसलिए दूसरी मंजिल पर ज्यादा मेहमान नहीं थे। खिड़की पर एक अधेड़ उम्र का नाटा आदमी बैठा था। उसके सामने काले लबादे में लिपटा एक और आदमी बैठा था। उसकी कद काठी और हाव भाव देखकर उसने अंदाजा लगाया कि वह शायद कोई युवती होगी। शी म्यू दूसरी मंजिल पर चला गया और उसकी नजर कमरे पर पड़ी। हालांकि उसकी नजर पहले तो उन 2 लोगों पर पड़ी, लेकिन वे जल्द ही दूर चले गए। शी म्यू ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और ये तय करने की कोशिश की कि कहाँ बैठें। वरिष्ठ शे, अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ और बोला। उसकी आवाज तीखी थी, हालांकि उसका रूप थोड़ा बूढ़ा लग रहा था। आप हो साई लेई हैं। शी म्यू ने ये शब्द बोलने से पहले उस आदमी को भ्रम और झिझक से देखा। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और उसके शरीर में एक चमक सी चमक उठी जो धीरे धीरे गायब हो गई। उसने अपना असली रूप दिखा दिया। वह कोई और नहीं बल्कि हो साई लेई थी। उसी समय उसका शरीर चरमरा उठा और वह कुछ इंच बढ़ गया। आप इतने चालाक और चालाक होते जा रहे हैं कि मैं आपको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, शी म्यू ने कहा। वरिष्ठ शी, आपका संदेश मिलते ही मैं दौड़कर आ गया। हालांकि रास्ते में कुछ दिक्कतें आईं, इसलिए थोड़ा देर से पहुंचा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, हो साई लेई ने माफी मांगते हुए कहा। ये बिल्कुल भी समस्या नहीं है, शी म्यू ने लापरवाही से कहा। लेकिन जैसे ही उसने हो साई लेई के बगल में काले वस्त्र में खड़े व्यक्ति को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये तुम्हारा दोस्त कौन है, शी म्यू ने पूछा। हो साई लेई ने थोड़ा डर दिखाया और अपना सिर हिलाया। मैं बिना इजाजत के किसी बाहरी व्यक्ति को सीनियर शी से मिलने लाने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन मैं उन्हें अपने पीछे आने से रोक नहीं पा रही हूँ, इसलिए आखिरकार मुझे हार माननी ही पड़ी, हो साई लेई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। शी म्यू अपने चेहरे पर कठोरता का भाव लिए चुप रहा। सचमुच सीनियर शी म्यू को मेरी याद कैसे नहीं है। काले कपड़े पहने वो महिला जो अब तक हो साई लेई के पास बैठी थी, अचानक चांदी की घंटियों की आवाज जैसी हंसी। वो खड़ी हुई और उसने अपना खूबसूरत चेहरा छुपाने वाला हुड उतार दिया। ये तुम हो, शी म्यू हौंफते हुए बोला। उसके सामने खड़ी यह महिला कोई और नहीं बल्कि लेंग यूटोंग थी। शी म्यू, बहुत समय हो गया, क्या तुम्हें मेरी याद आए, लेंग यूटोंग ने चालाकी से चिढ़ाया। तो ये लेडी लेंग है,
क्या कुछ गड़बड़ है जो तुम मुझे ढूंढने आए हो? शी म्यू ने पूछा। क्यों, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते? लेन यू ने चिढ़ाते हुए पूछा। अगले ही पल उसने शी म्यू को सिर से पैर तक देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस स्तर तक आगे बढ़ने में कामयाब रहे, लेन यू टोंग ने आश्चर्य से कहा। लेन यू टोंग की बातें सुनकर हो साई लेई स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी आंखों में उसकी खुशी झलक रही थी। शी म्यू जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने सिर्फ लेन यू टोंग को देखा और चुप रहा। उफ, मैंने तुम्हें कुछ ही सालों से देखा है और तुम पहले से ही मेरे प्रति इतने ठंडे हो, पर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा व्यक्तित्व पसंद है। लेन यू टोंग ने मुंह बनाया और मुस्कुराया। शी म्यू ने आह भरी और बैठ गया। सीधी बात बताओ, तुम हो साई लेई के साथ इतनी दूर सिर्फ मुझे देखने आए हो? क्या बात है? शी म्यू ने पूछा। लेन यू टोंग मुस्कुराया और बैठ गया।